डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम नाइन्थ क्लास फिजिक्स न्यू बुक पीटीबी 2025 से चैप्टर नंबर 3 जो कि डायनेमिक्स के बारे में है, इसके तमाम टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। पहले तो मैं शॉर्ट नोट से आपको हर मेन टॉपिक की पॉइंट्स और की डेफिनेशंस करवाऊंगा ताकि जो लॉन्ग पैराग्राफ्स हैं उनमें क्या लिखा गया है, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम समझ सकें। उसके बाद लास्ट में मैं हर टॉपिक जो है आपको बुक से ओवरव्यू भी करवाऊँगा ताकि हमारा कोई पॉइंट भी मिस ना हो और हम बुक के लिहाज से हर टॉपिक को कम्प्लीटली कवर करें। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के। जी, तो चैप्टर 3 है हमारे पास डायनेमिक्स। इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक्स में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि पहले जो हम चैप्टर 2 रीड करके आए हैं काइनेमेटिक्स के बारे में, वी लर्न हाउ टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय अंडरस्टैंडिंग देयर पोजीशन। उसमें हमने ये समझा है कि किस तरह से हम मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हमें उसकी पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन ओवर टाइम पता हो। लेकिन अभी तक हमने ये एक्सप्लोर नहीं किया कि क्यों ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करते हैं या क्या वो चीज़ है जो कि एक्सेलरेशन काज करती है या चेंज इन मोशन काज करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इस वाले चैप्टर के अंदर हम कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं डायनेमिक्स को कि जब एक स्टोन जो है वो ड्रॉप किया जाता है तो वो गिरता है डाउनवर्ड, और जैसे जैसे वो नीचे को मूव करता है उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती जाती है। और उसकी वजह क्या है? अर्थ की ग्रेविटी। मतलब कोई भी चीज़ हाइट से अगर नीचे को फॉल करेगी तो पहले उसकी वेलोसिटी कम होगी, जैसे जैसे वो नियर द अर्थ मूव करेगी उतनी उसकी वेलोसिटी जो है वो यानी स्पीड बढ़ती जाएगी। इसी तरह व्हेन यू ड्राइव अ कार और राइड अ मोटरसाइकिल, इंजन प्रोड्यूस अ फोर्स दैट एक्सेलरेट द व्हीकल। और इसी तरह गाड़ी और बाइक के अंदर भी जो है वो इंजन प्रोड्यूस करता है फोर्स जिससे एक्सेलरेशन होती है। तो बेसिक इसके पीछे हमने आपको ये बताना है कि एक्सेलरेशन तो हो रही है, मोशन तो हो रहा है, ये तो हम काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ के आए हैं, लेकिन ये किस वजह से हो रहा है? ये बेसिकली हो रहा है फोर्स की वजह से। तो हमें यहाँ से पता चला कि एक्सेलरेशन खुद ब खुद नहीं होती, हमेशा पीछे कोई ना कोई फोर्स है। तो बस इस चैप्टर के अंदर अब हमने स्टडी करना है उन फोर्सेस को दैट काज चेंजेस इन मोशन। ठीक है, उन तमाम फोर्सेस को हम स्टडी करेंगे जो कि काज कर सकती हैं चेंज इन मोशन। और ओवरऑल इस जिस ब्रांच के अंदर हम उन फोर्सेस को स्टडी करते हैं जो कि चेंज इन मोशन काज करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स। तो बहुत ही इजी सा जो है वो इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर जो है काइनेमेटिक्स हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, इस चैप्टर में हम डायनेमिक्स को पढ़ने वाले हैं। और डायनेमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ सच फोर्सेस दैट काज चेंजेस इन मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक्स। जी, तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि काइनेमेटिक्स का जिक्र है, उसके रेफरेंस से पोजीशन, एक्सेलरेशन, टाइम वगैरह का बताया है कि चीज़ें जो हैं वो मूवमेंट शो करती हैं, एक्सेलरेट करती हैं, लेकिन किस वजह से करती हैं उसको जो है वो हमने एक्सप्लेन करना है। और लास्ट पे जो है डायनेमिक्स की जो डेफिनेशन बताई है। तो इसमें अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा 3.1 कंसेप्ट ऑफ फोर्स। पहले तो हम शॉर्ट नोट से इसके की डेफिनेशन और की पॉइंट्स को समझेंगे, उसके बाद जो है हम बुक से इसका ओवरव्यू भी लेंगे कि कोई बात रह ना गई हो। जी, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स की बात करें तो सबसे पहले तो फोर्स को जो है वो डिफाइन ऐसे किया गया है कि फोर्स इज कॉमनली डिफाइंड एज पुश और पुल दैट काज एन ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट मूविंग, स्टॉप मूविंग, चेंज इट्स डायरेक्शन और चेंज इट्स स्पीड। तो ये फोर्स को किस तरह से डिफाइन किया गया है ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। ये कुछ कंडीशंस हैं, कुछ चेंजेस है जो कि फोर्स कर सकती है। नंबर 1 कि एक ऑब्जेक्ट अगर जो है वो स्टिल है तो उसको मूव करवा सकती है, या अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको स्टॉप करवा सकती है, या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन या स्टॉप ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करवा सकती है, या स्पीड को चेंज कर सकती है, यानी कम स्पीड है तो ज़्यादा कर सकती है, ज़्यादा है तो उसको कम कर सकती हैं। तो फोर्स जो है वो कोई भी ऐसा पुश और पुल है जो कि ये जो 3-4 चेंजेस लिखे हैं ये किसी भी बॉडी के अंदर पैदा कर सकती है। डेली लाइफ में अगर हम फोर्सेस की एग्जांपल को देखें तो बड़ा इजी सा है कि जब हम कोई डोर ओपन या क्लोज़ करते हैं तो फोर्स लगाते हैं। कोई जब गाड़ी जो टर्न लेती है तो हम फील करते हैं कि हम भी उसके साथ पुश हो रहे हैं। ठीक है, सीट के साथ अगर यकदम चलती है तो हम बैक साइड को पुश होते हैं। ठीक है, रुकती है तो हम आगे की तरफ, और टर्न भी लेती है, राइट टर्न ले तो हम लेफ़्ट साइड को जो है वो। तो ये सारा क्या है? फोर्स ही हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। व्हेन अ पर्सन पुशेज अ व्हील बैरो दे आर प्लेइंग अप्लाइंग अ फोर्स टू लिफ्ट एंड मूव इट। इसी तरह व्हील बैरो की एग्जांपल जो है वो आप लोग देखेंगे। इसके साथ साथ जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा होता है उसे मूव करने के लिए, उसे लिफ्ट करने के लिए।
टर्निंग इट अराउंड अ कार्नर रिक्वायर एडजस्टिंग द फोर्स टू अवॉइड इट टिपिंग ओवर। इसी तरह जो उसे मोड़ना है, तो कभी अगर आप लोगों ने यूज़ की हो व्हील बैरो तो आपको पता होगा कि उस वक्त बड़ा उस पर बैलेंस करनी पड़ती हैं फोर्सेस, वरना वो उलट सकती है। तो फोर्स के बारे में हमने अभी तक ये सीखा है कि फोर्स में हम एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, एक आदमी है, अगर वो फोर्स लगा रहा है तो वो बेसिकली ऑब्जेक्ट के जिस चीज़ पे वो फोर्स लगा रहा है उसमें अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है। तो अ फोर्स ट्रांसफ़र एनर्जी टू ऑब्जेक्ट काजिंग चेंजेस इन मोशन, इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड इंट्रैक्शन। तो बेसिक ये भी याद रखना है कि फोर्स में जब भी कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो इट्स मीन वो अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र कर रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस आ जाता है। बेसिक जो दो टाइप्स हैं, ब्रॉडली डिवाइड किया गया फोर्सेस को। नंबर 1 पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं और नंबर 2 पे कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। तो ये दो बेसिक कैटेगरीज हैं, इनके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप की फोर्सेस को हमने अभी जो है वो स्टडी करना है। तो वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट फोर्स जो है, जैसा कि नाम से जाहिर है, कॉन्टैक्ट यानी दो चीज़ें जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती हैं, फिजिकली टच करती हैं, तो उस सूरत में ये फोर्सेस जो हैं वो वर्क करती हैं। ठीक है, कांटेक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस दैट अकर ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर फिजिकली टचिंग ईच अदर। दीज फोर्सेस आर फेल्ट और अप्लाइड एट द पॉइंट वेयर द सर्फेसेस कम इनटू कांटेक्ट। इनकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि नंबर 1, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कब होती है? जब दो चीज़ें आपस में रगड़ खाती हैं। बचपन से ही आप लोगों ने सुना होगा कि टीचर सबसे पहली एग्जांपल ही ये देती है कि अपने जो हैंड्स हैं वो रब करें। तो बेसिक हम क्या कर रहे होते हैं, दोनों हाथ आपस में कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, तो हीट प्रोड्यूस होती है। ये एक्सपेरिमेंट आपने ज़रूर क्लास में किया होगा। तो फ्रिक्शन में दिस इज़ द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन बिटवीन टू सर्फेसिज इन कॉन्टैक्ट, इट अपोज मोशन एंड अलाउ अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग। इसी तरह जब हम पाँव से अर्थ को पीछे की तरफ धकेलते हैं, वो हमें आगे की तरफ धकेलती है, उस वक्त भी फ्रिक्शन है। फिर गाड़ियों के टायर वगैरह जब मूव करते हैं तो उनको भी फ्रिक्शन चाहिए। नंबर 2 जो है वो ड्रैग फोर्स है। ड्रैग फोर्स क्या है? बेसिकली ये एक ऐसी फोर्स है जो कि अगेंस्ट द मोशन ही लगती है, लेकिन इसमें क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड में से, एयर में से या वाटर में से पास आउट कर रहा है तो उसको जो उस पर रेजिस्टिव फोर्सेस लगेंगी, जो रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन उसे फील होगी, वो सारी क्या है? ड्रैग फोर्स। ठीक है, एयर में कोई चीज़ नीचे की तरफ गिर रही है तो आपने देखा होगा कि मेटेराइट्स तो बर्न भी हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। इसी तरह लिक्विड के अंदर अगर आपने देखा होगा कि ब्रिज जो हैं वो अगर खड़े हैं पानी के अंदर, तो पानी की उन्हें ड्रैग फोर्स जो है बर्दाश्त करनी पड़ रही है। तो ये ड्रैग फोर्स क्या है? ड्रैग फोर्स दैट एक्ट अगेंस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड लाइक एयर और वाटर। इट स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज एरोप्लेन और स्विमर्स। नेक्स्ट जो हम कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल या सब फोर्स स्टडी करने जा रहे हैं वो है थ्रस्ट। थ्रस्ट अब क्या है? थ्रस्ट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट। तो बेसिकली ये थ्रस्ट वो फोर्स है जो कि किसी को तैरने में, किसी भी चीज़ को जो है वो पानी के ऊपर तैरने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू इमर्स एन ऑब्जेक्ट इन वाटर इट एक्सपीरियंस अ लिफ्टिंग फोर्स, दिस इज व्हाट अलाउ बोट और शिप्स टू फ्लोट। नेक्स्ट जो फोर्स है वो है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जो है ये कौन सी फोर्स है? सिंपल, अगर एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी है तो वो नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, बुक जो है वो टेबल के ऊपर एक फोर्स लगा रही है और जो टेबल है वो बुक के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तो नॉर्मल फोर्स ये वाली है। ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईजी है समझने में। दिस इज द सपोर्ट फोर्स एक्सर्ट बाय अ सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन इट। इट एक्ट एट राइट एंगल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मोस्टली जो एंगल है वो परपेंडिकुलर होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है एयर रेजिस्टेंस, जिसको हमने ड्रैग फोर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन अलग से भी इसको देख लेते हैं। एयर रेजिस्टेंस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल थ्रू द एयर पुशेज अगेंस्ट इट स्लोइंग इट डाउन, दिस फोर्स इज नोन एज एयर रेजिस्टेंस और एयर ड्रैग। तो एयर ड्रैग भी इसे बोला जाता है। बेसिक जो ड्रैग फोर्स है उसकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे एयर रेजिस्टेंस है। तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि ये इतनी ज़्यादा होती है कि मेट्रोराइट्स जो हैं वो बर्न होते हैं। एरोप्लेन्स को जो एरोडायनेमिक बनाया जाता है वो भी एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टेंशन फोर्स है। टेंशन जो है वो, एक तो हम टेंशन लेते हैं, वो वाली टेंशन नहीं है। बेसिकली ये वो टेंशन है जो कि रस्सी के साथ अगर कोई चीज़ हम बांधते हैं तो रस्सी के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है, या किसी वायर के साथ या स्ट्रिंग के साथ, तो उसके ऊपर जो फोर्स वो फील कर रही होती है, उसके अंदर जो
खिंचाव पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेंशन। तो फॉर एग्जांपल लिफ्टिंग अ लोड विद अ रोप इन्वॉल्व टेंशन। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स भी बहुत इजी सी है। जैसे कि स्प्रिंग्स वगैरह या रबर बैंड हैं, उनको जब हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसकी वजह से स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन होती है, ठीक है। या तो वो स्ट्रेच होते हैं या वो कंप्रेस्ड होते हैं, और वो वापस फिर अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करते हैं। तो इस फोर्स को, वो जो फोर्स लगाते हैं अपनी ओरिजिनल फोर्स शेप में वापस आने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक फोर्स। ये तो यहाँ तक हमारी जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं उनको हमने कवर कर लिया है। अब हम जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को भी देखते हैं, उनकी एग्जांपल्स को, और उसको भी समझते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट, जैसे कि आपको सिंपल जाहिर हो रहा है नेम से ही कि कॉन्टैक्ट इसमें नहीं होगा, दो चीज़ें आपस में फिजिकली टच नहीं होंगी लेकिन स्टिल फोर्स जो है वो अप्लाई होगी। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर द फोर्सेज दैट एक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उनमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। दीज फोर्सेज कैन एक्ट ओवर अ डिस्टेंस, एक ख़ास डिस्टेंस तक ये फोर्सेज लग सकती हैं। दे आर ऑफन कॉल्ड फील्ड फोर्सेज बिकॉज दे आर एक्ट थ्रू एन इनविजिबल फील्ड अराउंड ऑब्जेक्ट। तो इनको फील्ड फोर्सेज भी बोला जाता है क्योंकि ये इनविजिबल, जो कि नज़र नहीं आती ऐसी फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हम पे लग रही है। तो बिल्कुल आजकल अगर इसको समझना है तो समझें इस तरह से कि चार्जर है। अब आप चार्ज करने के लिए सम टाइम वायर यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो नया फॉर्म है वो क्या है, वायरलेस चार्जिंग। उसमें जस्ट आपने मोबाइल पुट कर दिया, वायरलेसली आप उसको चार्ज कर सकते हैं। तो उसमें जो है वो कॉन्टेक्ट में आना लाजमी नहीं है। तो इसी तरह वाईफाई की एग्जांपल ले लें। पहले जो है वो कंप्यूटर जो थे वो अटैच होते थे, वायर एक आती थी उसके साथ, इंटरनेट की केबल जिसे बोलते थे। अब क्या है, सिंपल एक वाईफाई है, उसकी एक रेंज है, ठीक है, उसकी एक फील्ड है, उसके हमें सिग्नल नज़र नहीं आते, लेकिन वो वहाँ तक सिग्नल जो है वो पहुँचा के इंटरनेट को जो है वो स्प्रेड कर देता है। तो नॉन कॉन्टेक्ट में आ गया वाईफाई। तो इसकी अब एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाती है। आपको पता है कि ग्रेविटी तो हमें हर जगह अपने इर्द गिर्द नज़र आती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन यूँ किया गया है, दिस इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट हैव मैस। कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनका कोई मैस है, ठीक है, वो एक दूसरे को खींचते हैं। अब वो चाहे दो इंसान ही क्यों ना हो, वो भी एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन अब मसला क्या है कि उनका मैस इतना कम है कि उनकी अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ना होने के बराबर है, वो फील ही नहीं होती। अर्थ की हमें क्यों फील हो जाती है, क्योंकि अर्थ का मैस इतना ज़्यादा है कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अच्छी खासी बनती है, ठीक है। द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल इज़ द अर्थ ग्रेविटी विच पुल एवरीथिंग टूवर्ड इट्स सेंटर व्हेन एन एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री, इट्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। दिस फोर्स आल्सो कीप द मून एंड इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड होल्ड ओवर एटमोसफेयर इन प्लेस। इवन जो हमारे एटमोसफेयर के अंदर गैसेज हैं, जो गैसेस की एक ब्लैंकेट है हमारे इर्द गिर्द, उसको भी ग्रेविटी खींच के रखती है, वरना वो स्प्रेड आउट हो जाए। द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो न्यूटन लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। तो न्यूटन का लॉ है ग्रेविटेशन का, वो बेसिकली यही है कि अगर दो बॉडीज़ हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं अगर उनका मैस है, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो जितना मैस ज़्यादा होगा दोनों का, उतनी ग्रेविटी ज़्यादा होगी, और इन्वर्सली उतनी ग्रेविटी कम होगी जितना उनमें डिस्टेंस कम है। तो ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट जो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाती है। बहुत ईजी है समझना इसको भी। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, ये तो याद रहेगा ना आपको, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है आप इस तरह याद कर लेंगे, दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं जो उनको इकट्ठा रखती हैं या अट्रैक्शन या रिपल्जन प्रोड्यूस होती है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, ठीक है। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, इफ द चार्जेस आर ऑपोजिट दे अट्रैक्ट, इफ दे आर द सेम दे रिपेल। लाइक ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैन एक्ट एट अ डिस्टेंस, और ये भी एक ख़ास डिस्टेंस तक ही एक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आ जाती है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट का किसको नहीं पता, बचपन से आप लोग जो हैं मैग्नेट के साथ खेलते हैं। तो दिस इज़ द फोर्स दैट मैग्नेट एक्सर्ट ऑन सर्टन मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। यानी मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है, उनको खींच सकता है अपनी तरफ। मैग्नेट कैन अट्रैक्ट और रिपेल विदाउट टचिंग डिपेंडिंग ऑन द पोल्स इन्वॉल्व्ड। अब मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स को,
और दूसरे मैग्नेट को रिपेल भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लाइक पोल्स आपको पता है कि सेम पोल अगर सामने लाएं तो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, और अनलाइक पोल यानी कि ऑपोजिट पोल लेके आएँ, एक का साउथ दूसरे का नॉर्थ, तो वो आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे और दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन वही लाइक पोल यानी नॉर्थ के सामने नॉर्थ लाए तो भी रिपल्जन होगी, साउथ के सामने साउथ लाए तो भी रिपल्जन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अब न्यूक्लियर फोर्सेस की बात की जा रही है। दीज आर पावरफुल फोर्सेस दैट एक्ट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। ये मेजर जो हैं वो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। तो इनके दरमियान फोर्सेस, दीज फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द न्यूक्लियस टुगेदर एंड विल बी स्टडीड इन मोर डिटेल इन लेटर चैप्टर्स। तो ये वाली फोर्सेस जो हैं ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की एग्जांपल हैं जी। तो नोट्स से हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम एक बार बुक से ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर कोई बात या कोई फार्मूला मिस हो गया है तो उसको देखते हैं जी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स में हमने फोर्स की डेफिनेशन को समझा कि पुश या पुल है जो कि कुछ चेंजेस कर सकता है, किसी चलती चीज़ को रोक सकता है, किसी चीज़ की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, किसी चीज़ को मूव करवा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है हमने ये भी समझा कि फोर्स क्या है, बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसमें हमने व्हील बैरो की एग्जांपल को समझा। और नेक्स्ट जो है हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस को समझना है, उस पर मूव करता हूँ अब। टाइप्स ऑफ फोर्सेस को अगर हम देखें तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शन, ड्रैग फोर्स, थ्रस्ट, नॉर्मल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इन सब को मैंने आपको वन बाय वन समझाया। इसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बताया कि जो आपस में फिजिकली टच हुए बगैर फोर्सेस एक्सपीरियंस होती हैं, उसमें सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पे एक फार्मूला एक्सप्लेन किया गया, देखा कुछ ना कुछ मिल जाता है जो कि रह जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्रेविटेशन यानी फोर्स, ग्रेविटी जो है उसका फार्मूला दिया गया है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ डिस्टेंस के। और ये जो जी है ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है m1 और m2 जो मैसेज हैं जिनके दरमियान हमने फाइंड आउट करना है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू ज़रूर याद आपने रखनी है, एमसीक्यूज़ में भी पूछ ली जाती है। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -11 न्यूटन मीटर स्केयर और पर केजी स्केयर, ठीक है। तो ये -2 है, केजी -2। द सन ग्रेविटेशनल फोर्स कीप द अर्थ एंड ऑल अदर प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इन फिक्स्ड ऑर्बिट। तो ये भी याद रखना है कि सन की ग्रेविटी जो है वो तमाम प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट में घुमा रही है। इसी तरह जो अर्थ की है वो मून को अपने इर्द गिर्द जो है वो घुमा रही है। उसके साथ साथ अर्थ की तो हम सबको भी जो है वो अपनी जगह पे रखती है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। एक पॉइंट जो है ये भी याद रखिएगा कि अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ आल्सो नोन एज ग्रेविटी। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, इनको भी मैंने एक्सप्लेन किया जो कि चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होती हैं। मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो ड्यू टू मैग्नेट, और इसी तरह स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो ये हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3.2 फंडामेंटल फोर्सेस। अब पहले तो हम इसको जो है वो डिटेल में नोट से स्टडी करेंगे, इसकी की डेफिनेशंस और की कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। बाद में लास्ट में हम जो है बुक से भी इसका ओवरव्यू लेंगे कि कोई पॉइंट मिस ना हो। तो मूव करते हैं नोट्स पे। जैसा कि 3.1 के अंदर हमने कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एक ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर बहुत सारी फोर्सेस जो हैं वो इकट्ठी स्टडी की हैं। तो अब अगर हम उन सब को देखें तो वो तमाम जो फोर्सेस हैं उनकी जो बेसिक फोर्सेस हैं उनके पीछे वो ये 4 फोर्सेस हैं जिनको हम 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक ये 4 फोर्सेस ही हैं, इसी से ही बाकी सारी जो हैं वो मैनिपुलेट हुई हैं। बाकी तमाम फोर्सेस जो हैं वो इन्हीं की वजह से हैं। तो बेसिक ये 4 फोर्सेस कौन सी हैं इनके पहले मैं नेम बताता हूँ, फिर इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। तो नंबर 1 है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, और नंबर 4 है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इसमें एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता जाऊं कि कंसीडर ये किया जाता है कि जैसे पूरी यूनिवर्स के अंदर एक ही कुव्वत है और वो खुदा की कुव्वत है, अल्लाह की वो ज़ात है, वैसे ही फोर्सेस जो हैं वो भी कोई ये अलग 4 फोर्सेस नहीं है, बेसिक एक ही फोर्स है। बस हम अभी इनको जो है वो सेपरेट सेपरेट देख रहे हैं, इनको इकट्ठा किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। और इस कॉन्सेप्ट में एक मेजर जो है वो
काम हो भी चुका है, और वो क्या है कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को यूनिफाई किया जा चुका है, बाकियों को अभी करना बाकी है। तो नेक्स्ट में हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली फोर्स जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास। इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या टू मैसेस। कोई भी दो चीज़ें हैं जिनका मैस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, यानी डायरेक्टली डिपेंड करेगी कि उनका मैसेज का प्रोडक्ट क्या है। अगर तो वो ज़्यादा है तो वो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगी, और अगर वो कम है तो वो कम होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ डिस्टेंस के, यानी डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी कम होती जाएगी। तो ये ग्रेविटेशनल लॉ भी बोला जाता है कि कोई भी दो चीज़ें हैं जिनका मैस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसकी जो एग्जांपल है वो है फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ। अर्थ पे जो चीज़ें गिरती हैं वो बेसिकली क्यों गिरती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ जो है वो पुल कर रही है। अब हम, अगर आपके जहन में आ रहा है कि दो इंसान क्यों नहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे, तो बेसिक इस वजह से कि उनका मैस जो है वो बहुत कम है और अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा है, तो हमारी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो निग्लिजिबल है इस वजह से। इसी तरह द ऑर्बिट ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के इर्द गिर्द मून ऑर्बिटिंग कर रहा है, घूम रहा है, वो भी किस वजह से घूम रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, सन के इर्द गिर्द जो चीज़ें घूम रही हैं, जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वो भी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ही घूम रहे हैं। डिस्पाइट बीइंग यूनिवर्सल एंड लॉन्ग रेंज, acting even at infinite distance, the gravitational force is actually the weakest of the four fundamental force, yet it dominates large scale structure like planets, stars, galaxies because it always attract and never cancel out. बेसिक ये आइडिया जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स मून को, सैटेलाइट्स को, इवन सन जो है वो सारी अर्थ और बाकी प्लैनेट्स को अपने इर्द गिर्द घुमा रहा है, तो बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है ये हमें देखने को लगती है। लेकिन ऐसा है नहीं, ये सबसे वीकेस्ट है। जो फोर फंडामेंटल फोर्सेस हमने स्टडी की हैं उनमें सबसे वीक जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसकी वजह ये है कि ये हमेशा डोमिनेट इसलिए करती है कि इसमें जो है कैंसलेशन नहीं होती, हमेशा अट्रैक्शन होती है और एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही। यानी दो बॉडीज़ जो हैं वो दोनों एक दूसरे को खींच ही रही हैं, ये नहीं होगा कि दोनों खींच रही हैं तो एक दूसरे की फोर्स को कैंसिल आउट कर दें। जैसे मैग्नेटिज्म में रिपल्जन भी होती है, तो बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी रिपल्जन आप देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इसको डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंट्रैक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल। इट इंक्लूड बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स को डिस्कस नहीं किया जा रहा। तो ये बेसिकली दो फोर्सेस को जो है वो इकट्ठा करके, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी मीन मतलब रुका हुआ है, स्टैटिक चार्ज है, ठीक है, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज एटम्स हैं या कोई भी चीज़। मैग्नेटिक फोर्स जो है बिटवीन मूविंग चार्जेस और मैग्नेट। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करना शुरू कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। बेसिक आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस होती है, अगर तो हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कॉइल जो है उसको घुमाना शुरू कर दें तो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देते हैं। या नंबर 2 पे अगर हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह से बनाते हैं, सिंपल, हम कॉइल के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना शुरू कर दें तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो होना शुरू हो जाती हैं। नेल के ऊपर आप वायर को जो है वाउंड करके जो इलेक्ट्रिसिटी से आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं जनरेट कर लेते हैं। तो ये अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। दिस फोर्स एक्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड इज़ मच स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन। ये वाली जो फोर्स है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और इसका जो रोल है वो आप केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसको जनरेटर्स के अंदर यूज़ किया जाता है, मोटर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ फ्रिक्शनल फोर्सेस बिटवीन सर्फेसिस में भी आ जाती हैं। कीपिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल इंटैक्ट में भी ये तमाम जो फोर्सेस हैं वो आ जाती हैं। आपको पता है कि एटम जो हैं वो भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो आइंस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं, केमिकल बॉन्डिंग, जिसे हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है। इसी तरह मूविंग मैग्नेट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड एन इलेक्ट्रिक करंट कैन जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी है,
बोथ ऑफ विच आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को। ये तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, ऑल फंडामेंटल फोर्सेस में से स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, लेकिन अगर इनकी रेंज की बात की जाए तो रेंज बहुत कम है, बहुत ही कम डिस्टेंस तक जो है ये अपना असर ज़ाहिर करती हैं, और ये डिस्टेंस जो है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁵15 मीटर है, जिसको हम 1 फेम्टोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सी बस इसकी रेंज है, जो कि बहुत ही कम रेंज है। इसका जो प्राइमरी रोल है वो बेसिकली है कि होल्ड करता है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टुगेदर। अब इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं उसमें कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो वो बेसिक क्योंकि न्यूक्लियस के जो पार्टिकल हैं वो इकट्ठे नहीं रह पाते। इसी तरह ओवरकम द रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन विद इन द न्यूक्लियस, और इसी तरह आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो हैं उनको प्रोटॉन इकट्ठे होते हैं, तो उनके अंदर सबका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, तो यहाँ पे इनको भी इकट्ठा जोड़ के रखना जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का काम है। विदाउट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एटॉमिक न्यूक्लियाई कुड नॉट एग्जिस्ट, एटॉमिक न्यूक्लियाई ही एग्जिस्ट ना करें इन फोर्सेस के बगैर। होएवर इफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियन आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ग्रेटर देन दिस रेंज, द स्ट्रॉन्ग फोर्स रैपिडली वैनिशेस। तो अगर एक ख़ास डिस्टेंस से ज़्यादा इनको सेपरेट कर दिया जाए तो ये वाली फोर्स उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी, वैनिशेस मीन ख़त्म हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस इन्वॉल्व इन रेडियो एक्टिव डिके, स्पेशली अ प्रोसेस नोन एज बीटा डिके। अच्छा, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो रेडियो एक्टिव डिके में शामिल होती हैं। इसमें एक प्रोसेस है जो कि बीटा डिके कहलाता है। उसमें क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्रोटॉन के अंदर। न्यूट्रॉन है मीन उसमें जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके ऊपर ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव, लेकिन अब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो प्रोटॉन बन गया। अब प्रोटॉन में चेंज हुआ है तो उसके नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन मीन उसने रिलीज़ किया है, तो ही वो उस पर पॉजिटिव चार्ज आया ना, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बीटा पार्टिकल कहलाएगा, और एक जो है एंटी न्यूट्रिनो जो है वो एमिट होगा। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो जो हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं लेप्टन फैमिली से। इनकी डिटेल में मत उलझें, बस इनके नाम याद कर लें। This force play a crucial role in the transformation of element inside stars and also in decay of radioactive element. ये फोर्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एलिमेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन होने में, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में चेंज होने में, और इसी तरह रेडियो एक्टिव डिके जो होता है। Although it is stronger than gravity, it is weaker than both the strong nuclear and electromagnetic forces. ठीक है, ये ग्रेविटी से तो स्ट्रोंगर है लेकिन बाकी दोनों से जो है ये वीकर है, तो थर्ड नंबर पे ये आ रही है। फोर्थ नंबर पे ग्रेविटी है, ये भी आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। नंबर 1 पे जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, एंड इट आल्सो एक्ट ओवर अ वेरी शॉर्ट रेंज अबाउट 10⁻⁻18 मीटर। तो इसकी जो रेंज है वो भी आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है। लास्ट पे जो है वो कुछ एक्सप्लेनेशन है यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में। ये हमारे जो फ़ख्र पाकिस्तान हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम, पाकिस्तानी फ़िज़िक्स थे ये, इन्होंने शेल्डन ग्लेशो और स्टीवन वेनबर्ग जो हैं इनके साथ मिल के ये काम किया था, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया फ़िज़िक्स के अंदर, और ये पहले मुसलमान साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है फॉर यूनिफाइंग द वीक न्यूक्लियर फोर्सेज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज इनटू अ सिंगल थ्योरी कॉल्ड इलेक्ट्रो वीक फोर्स। तो इन्होंने बेसिकली वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को सिंगल फोर्स के अंदर जो है वो मतलब ये प्रूव कर दिया है कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो कोई अलग अलग फोर्सेस नहीं है, बेसिक एक ही फोर्स हैं। Although these two forces appear different under normal condition, at extremely high energies they behave as different aspect of the same fundamental interaction. तो बेशक ये जो है नॉर्मल कंडीशन पे डिफरेंट बिहेव करती हैं, लगती हैं कि दो डिफरेंट फोर्सेस हैं, लेकिन हाई एनर्जीज़ पे अगर इनको देखा जाए तो ये सेम फोर्स की तरह ही फील होती हैं। दिस यूनिफिकेशन हैज़ बीन अ मेजर सक्सेस इन मॉडर्न फिजिक्स एंड हेल्प एक्सप्लेन पार्टिकल इंटरेक्शन एट द क्वांटम लेवल। और इसने जो है ये क्वांटम लेवल पे जो पार्टिकल की इंटरेक्शंस को एक्सप्लेन किया है, जो समझने में हमें जो है वो मदद मिली है। तो ये जो नोबेल प्राइज़ है ये 1979 में जो है वो दिया गया था डॉक्टर अब्दुल सलाम और इनके साथ इनके जो 7 को वर्कर थे। बुक से अगर हम ओवरव्यू लें तो सबसे पहले फंडामेंटल फोर्सेस के नेम दिए गए हैं, फिर हर फंडामेंटल फोर्स को जो है वो थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि
वीकेस्ट है तमाम फोर्सेस में, और इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये वीकेस्ट है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आ जाती हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि ये दो मेन फोर्स हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, और ये इंटरचेंजेबल हैं, तो इन दोनों पे बेस कर रही है। फिर आ जाती हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये सबसे ज़्यादा जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, लेकिन इनकी जो रेंज है वो बहुत कम है। ठीक है, और इसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आ जाती हैं, जिसके अंदर आपने बीटा डिके को जो है ज़रूर मेंशन करना है। किस तरह से जो है वो एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज होता है, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है जिसे हम बीटा पार्टिकल कहते हैं या बीटा डिके बोलते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू निकलता है, और इसकी रेंज जो है ये भी 10-17 मीटर है। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं उनका याद रखना है आपने। उन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था, किस ईयर में? 1979 में। और ये भी ज़रूर याद रखिएगा कौन सी दो फोर्सेस को इन्होंने यूनिफाई किया था, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, और कौन सी फोर्स बनी ये दोनों के मिलने से? इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस। तो ये आप लोगों ने याद रखना है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 3.3 फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। पहले तो मैं आपको शॉर्ट नोट से इसके मेन पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद हम वापस बुक से इसका ओवरव्यू लेंगे। नोट्स से अगर देखें तो रियल लाइफ सिचुएशन में मल्टीपल फोर्सेस जो हैं वो सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हैं लग रही होती हैं सेम टाइम पे। इनमें अगर एग्जांपल देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है हर वक्त, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एयर ड्रैग, टेंशन, अप्लाइड फोर्सेस। तो ये डिफरेंट फोर्सेस हैं जो कि एक ही टाइम पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग सकती हैं या सेम ऑब्जेक्ट पर भी लग सकती हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली क्या है उसको अब हम समझते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम इज़ अ सिंप्लीफाइड विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूज टू शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी फोर्सेस एक टाइम के ऊपर एक्ट कर रही हैं उनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी उनकी डायग्राम बना के उस पर वाजे वो फोर्सेस को डिस्प्ले करवाना, ये क्या कहलाता है? फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट इज यूजली ड्रॉन एज अ बॉक्स और डॉट। ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। ठीक है, फोर्स के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी हम जो है वो इंडिकेट करते हैं। और याद रखना है द लेंथ ऑफ ईच एरो शो मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ ऑफ दैट फोर्स। मतलब हम मैग्नीट्यूड यानी फोर्स कितनी ज़्यादा मिकदार है वो भी बताएंगे, लेंथ से इंडिकेट करेंगे, और एरो की डायरेक्शन जो है वो हमें फोर्स की डायरेक्शन इंडिकेट करेगी। द लेबल ऑन ईच एरो इंडिकेट द टाइप ऑफ फोर्स। और एरो के ऊपर जो लेबल लगा होगा वो हमें बताएगा कि कौन सी फोर्स है, ये फ्रिक्शन है, वेट है, टेंशन है, कौन सी फोर्स है। बुक से अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं, ये मैं समझाना चाहता हूँ आपको। जैसे कि एक बुक जो कि एक टेबल के ऊपर पड़ी है, यहाँ से ये अप्लाइड फोर्स है, बाकी ये बुक है। तो इसके ऊपर कौन कौन सी एक ही वक्त में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनको समझते हैं। ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमने जो अप्लाइड फोर्स लगाई है उसका एरो और डायरेक्शन हमें जो है वो इंडिकेट हो रही है। उसके साथ साथ मैंने नॉर्मल फोर्सेस जो है कॉन्टैक्ट फोर्स में एक्सप्लेन की थी कि सिंपल जो फोर्स एक टेबल लगा रहा है बुक के ऊपर उसको हम नॉर्मल फोर्स कहेंगे। और इसी तरह वेट जो है, ठीक है, ग्रेविटी और मैस जो है उसका जो प्रोडक्ट है उसकी वजह से जो वेट लग रहा है वो फोर्स नीचे की तरफ है। और फ्रिक्शन जो है वो अगेंस्ट अप्लाइड फोर्स है, मतलब हम बुक को पुश करना चाह रहे हैं राइट साइड को, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस साइड को फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है। तो ये एक फ्री बॉडी जो है वो डायग्राम है आपके सामने, जिसके अंदर जो है वो आपको तमाम फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे एक ही टाइम पे जो लग रही हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं, उनका मैग्नीट्यूड, उनका डायरेक्शन जो है एरोज और एरोज की लेंथ से इंडिकेट हो रहा है। तो इस तरह से हम जो है फ्री बॉडी डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे वेक्टर डायग्राम भी बोला जा सकता है। ये तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा 3.4 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो बेसिक हमने 3 लॉज हैं मोशन के, न्यूटन के। उन तीनों लॉज को 1 बाय 1 जो है वो स्टडी करना है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम समझेंगे। पहले मैं आपको ये लॉज जो हैं वो शॉर्ट नोट्स से इनकी की पॉइंट्स और की डेफिनेशन समझाऊंगा। उसके बाद हम जो है वो बुक से इनका ओवरव्यू लेंगे ताकि हमारा कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो मूव करते हैं नोट्स पे। जी तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, इसको समझना बहुत आसान है। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। इनर्शिया को मैं लास्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ, पहले कुछ इस लॉ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बेसिक जो इसमें आइडिया है वो ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए तो जिस कंडीशन में वो है वो उसी में ही रहेगा।
अगर तो वो स्टॉप्ड है, स्टिल है अपनी जगह पे, तो वो स्टिल रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और इसी तरह अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सिंपल सा ये आइडिया है। इसकी एग्जांपल्स जो हैं इनको समझने के लिए आप ये देख सकते हैं कि अगर एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी है तो वो कभी भी वहाँ से मूव नहीं करेगी यहाँ तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। इसी तरह अगर एक बाल जो है वो रोल कर रही है फ्लोर के ऊपर तो वो स्टॉप क्यों होती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही है। अगर वो कोई फोर्स ना लगे तो वो मूव करती रहे। अच्छा, ये जो स्टॉप होती हैं ये बेसिकली होती क्यों है? मोस्टली ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स के लिए की वजह से ये रुक जाती हैं। ठीक है, कांटेक्ट में है दो अपोजिंग सरफेसेस जो हैं वो एक दूसरे के मोशन को अपोज कर रही हैं इन अ फ्रिक्शनलेस इन्वायरमेंट। अगर तो फ्रिक्शनलेस इन्वायरमेंट होता तो बाल जो है वो कभी भी स्टॉप ना करती और मूव करती रहती। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अ बॉडी कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी यहाँ तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई की जाए। नेक्स्ट, अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स इसकी देखना चाहते हैं तो इन अ मूविंग बस दैट सडनली स्टॉप पैसेंजर टेंड टू फॉल फॉरवर्ड दैट बिकॉज देयर बॉडी वांट टू स्टे इन मोशन। अगर आप कोई गाड़ी के अंदर बैठे हैं या बस के अंदर तो यकदम ब्रेक लगे तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने मोशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। जिस स्पीड में हम चल रहे थे हम उसी स्पीड में चलते रहना चाहते हैं। इसी तरह जब कोई बस स्टार्ट होती है सडनली तो हम रुके होते हैं और हम पीछे की तरफ पुश होते हैं। उसकी क्या वजह है कि हम अपने रेस्ट को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम आगे की तरफ मूव नहीं करना चाहते। ठीक है, दिस लॉ डिफाइन द फोर्स इन एन अदर वे। अब अगर इस कंडीशन को आप लोग देखें तो हम अपने इस हालत को जो है वो एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है? फोर्स इज एन एजेंट दैट चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ अ बॉडी। तो बेसिक इन सिंपलर वर्ड क्या है? सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो काज करती है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर कोई जा रहा है तो वो नहीं, जो चेंज आ रहा है, या तो वो अब चेंज जो है वो एक्सेलरेशन भी हो सकता है, डी एक्सेलरेशन भी हो सकता है। मतलब आपकी वेलोसिटी को ज़्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। इनर्शिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो इनर्शिया क्या है इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनर्शिया हम किसी भी ऑब्जेक्ट की उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि जो रेजिस्ट करती है उसके अंदर चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था एक बस वाला एक्सपेरिमेंट, कि अगर एक बस रुकी है तो अगर वो आगे को मूव करेगी तो बॉडी पीछे की तरफ जाती है, तो चेंज को रेजिस्ट कर रही है। और इसी तरह अगर कोई बस चल रही है तो उसमें जब यकदम ब्रेक लगती है तो हम आगे की तरफ को मूव होते हैं, क्योंकि हम अपने जो स्टेट है, स्टेट ऑफ मोशन है, उसको रेजिस्ट कर रहे हैं कि हमने उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहना है, हमने रुकना नहीं है। तो इसी को एक्सप्लेन किया गया कि एक ट्रक जो है वो बहुत मुश्किल होता है उसे एक्सेलरेट करवाना और स्टॉप करवाना भी कंपेयर टू बाईसाइकिल, बिकॉज इट हैज़ मोर मैस एंड हैंस मोर इनर्शिया। और ये प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट करने की है चेंज को, ये किससे इंक्रीज़ हो रही है? मैस से। जितना किसी चीज़ का मैस ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा रेजिस्ट करेगी अपने स्टेट में चेंज लाने के लिए। अगर वो स्टिल है तो वो मूव करने में उतनी ज़्यादा फोर्स लगवाएगी, और अगर वो मूव कर रही है तो उसे रोकने के लिए भी उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी जितना उसका मैस ज़्यादा होगा। तो मैस जो है उसका इनर्शिया के साथ एक डायरेक्ट जो है वो लिंक बन रहा है। तो डेफिनेशन क्या है? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। किसी भी बॉडी की टेंडेंसी है, एबिलिटी है कि वो मेंटेन करे अपना स्टेट, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में, और अगर मोशन में है तो मोशन के अंदर। बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसी की वजह से कि बेसिक जितना मैथ ज़्यादा होगा उतना किसी बॉडी का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, ये एक कनेक्शन बन गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो इस वजह से लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इनर्शिया क्या है? इफ़ अ टेबल क्लॉथ इज पुल्ड क्विकली फ्रॉम अंडर डिशेज ऑन अ टेबल द डिशेज रिमेन इन प्लेस ड्यू टू देयर इनर्शिया। कि अगर आप टेबल का क्लॉथ जो है उसे खींच लें, यूट्यूब पे आपने अक्सर वीडियोस भी देखी होंगी, गाड़ी के साथ कई बार कपड़े को बांधते हैं, कभी डिफरेंट चीज़ों के साथ भागते हुए इंसान के साथ,
ताकि टेबल के नीचे से फोर्सफुली जो है वो कपड़ा खींचा जाए और उसके ऊपर जो चीज़ें हैं, डिशेस वगैरह पड़ी होती हैं, वो वैसे की वैसे रहती हैं। तो ये इनर्शिया की वजह से है कि उन चीज़ें जो हैं वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट जो है उसको कंटिन्यू करती हैं। नीचे से कपड़ा निकल जाता है लेकिन वो अपने उसी स्टेट में रहती हैं। बुक से अगर हम देखें तो एक हमारे पास, अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक्सप्लेन क्या किया गया है, तो सबसे पहले तो सिंपल ये बताया गया है कि कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, उसकी कोशिश यही है। और अगर कोई स्टॉप की हुई है तो उसकी कोशिश यही होगी कि वो स्टॉप ही रहे, यहाँ तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लगाई जाए। और साथ साथ एक्सप्लेन किया गया है कि एक बाल जो है अगर वो मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, लेकिन रुकती है तो उसकी क्या वजह है कि उस पर फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पे एक्ट कर रही है। अगर उस पर फ्रिक्शन एक्ट ना करती हो तो वो मूव ही करती रहेगी। इसी तरह जो है वो इसकी स्टेटमेंट जो कि मैंने आपको बताई थी वो लिखी है यहाँ पे। और उसके बाद जो है बस वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फिर जो है वो लॉ ऑफ मोशन जो है उसको लास्ट पे एक और तरीके से डिफ़ाइन किया गया है यहाँ पे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरह इनर्शिया को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि इनर्शिया क्या है, कि वो किसी भी बॉडी जो कि कोई भी बॉडी जो है वो रिजिस्ट करती है अपने अंदर कोई भी चेंज, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में या मोशन में जो चेंज है उसको रिजिस्ट करने की एबिलिटी क्या होती है, इनर्शिया। और ये डायरेक्ट लिंक है मैस के साथ। अगर मैस ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा है। तो हम ये भी कह सकते हैं द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो मैस किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है कि उसके अंदर इनर्शिया कितना है, कितना वो रिजिस्ट कर रही है चेंज को अपने स्टेट में। तो उसके साथ साथ इस प्रैक्टिकल की डिमॉन्स्ट्रेशन भी करवाई कि अगर कपड़ा खींचा जाए तो किस तरह से चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पे रहती हैं इनर्शिया की वजह से। और तो ये हमारा जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ मूव करते हैं। इसको भी पहले नोट्स से समझते हैं जी। नोट्स से अगर हम देखें तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, जिस तरह फर्स्ट लॉ है वो ये एक्सप्लेन करता है कि कोई फोर्स की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई भी चीज़ जो है वो अपने स्टेट को कंटिन्यू रखती है यहाँ तक कि उस पर कोई फोर्स लगे। और जो सेकंड लॉ है वो बताता है कि किस तरह से मोशन को चेंज करती है फोर्स, यानी फोर्स का इम्पैक्ट क्या होगा अगर वो किसी चीज़ पे लगती है तो उस पर क्या क्या जो है वो असरअंदाज किस तरह से होगी। तो इसको समझते हैं। इफ़ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लगती है किसी बॉडी पे तो इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अच्छा, नेट का क्या यहाँ पे मीनिंग है? नेट का मतलब है कि ओवरऑल, मतलब हो सकता है कि हमने 10 की फोर्स लगाई है और 5 की फोर्स वो भी हम पे लगा रही है, तो उस सूरत में 10 में से 5 माइनस होगी। अब जो 5 रह गई है वो हमारी नेट फोर्स है। तो नेट से यहाँ ये मुराद है। तो इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स से यहाँ पे एक बॉल है, हम उस पर फोर्स लगाते हैं इस साइड को तो वो एक्सेलरेट करेगी इस साइड को, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अब पहले मैं एक्सेलरेशन समझा दूँ आपको। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। बेसिक अगर एक चीज़ रुकी है तो ज़ीरो एक्सेलरेशन है। अगर एक चीज़ जो है वो एक ख़ास वेलोसिटी पे मूव कर रही है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रही, 20 की वेलोसिटी पे चलती जा रही है, तो एक्सेलरेशन वहाँ पे भी नहीं है। एक्सेलरेशन कब होती है? जब वेलोसिटी चेंज होती है विद टाइम, यानी कि स्पीड बढ़ती है या कम होती है, उस सूरत में एक्सेलरेशन होती है। तो फोर्स लगने से या तो चीज़ जो है अगर वो मोशन में है तो वो तेज़ मूव करना शुरू कर देगी या रुक जाएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। और ये जो एक्सेलरेशन है, कोई चीज़ तेज़ होगी या स्लो होगी, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। कि कितनी फोर्स, अगर तो फोर्स ज़्यादा लगाई गई है तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी, और अगर फोर्स कम लगाई गई है तो एक्सेलरेशन भी कम होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस ऑफ द बॉडी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के, मतलब अगर किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाई है और उसका मैस बहुत ज़्यादा है तो वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, उसके अंदर एक्सेलरेशन बहुत कम होगी क्योंकि मैस बहुत ज़्यादा है। तो कम फोर्स अगर जो है वो आपने ज़्यादा लगाई है और मैस जो है वो कम है तो आपकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। तो याद रखना है कि फोर्स के दो चीज़ों के साथ यहाँ पे हमने लिंक याद रखना है कि एक्सेलरेशन तब ज़्यादा होगी जब फोर्स ज़्यादा होगी, और एक्सेलरेशन तब कम होगी जब मैस जो है वो ज़्यादा होगा। अगर मैस ज़्यादा होगा, आप खुद देखें कि एक जो है वो फोर्स आप बॉल पे लगाते हैं तो वो अच्छा खासा मूव करेगी, उतनी ही फोर्स अगर आप किसी ट्रक पे लगाते हैं तो ट्रक में भी मूव ही ना करे। तो ये अपने जहन में रखना है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको यूँ लिखते हैं, F इज़ इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड एक्सेलरेशन। प्रोडक्ट मीन मैस और एक्सेलरेशन आपस में मल्टीप्लाई होंगे।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो F जो है वो नेट फोर्स है, M जो है मैस है और A जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड है। तो लेट्स से यहाँ पे एक एग्जांपल है, इफ़ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इज अप्लाइड टू 1 kg, यानी 1 किलोग्राम चीज़ मैस वाली चीज़ पे जो है वो लगती है, तो इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये याद रखना है कि 1 न्यूटन अगर फोर्स लगेगी, वो यूनिट लिखे हैं आपने, वो फार्मूला देखें, एफ का यूनिट क्या है न्यूटन, तो 1 लगा दिया, मैस का केजी तो 1 लगा दिया साथ, और एक्सेलरेशन का भी 1 है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मज़ीद इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, दिस इक्वेशन टेल अस हाउ टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड फोर्स टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट। ये इक्वेशन हमें ये भी बताती है कि किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड फोर्स, कि कितनी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी किसी ऑब्जेक्ट पे उसे मूव करवाने के लिए। तो इफ़ेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन वेलोसिटी अगर हम देखें तो हमें पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है, यानी उसकी मिकदार भी है, और ये भी साथ उसके बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन को वेलोसिटी हो रही है। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड, सो इट्स मीन के फोर्स क्या क्या कर सकती है, एक तो स्पीड को चेंज कर सकती है, चेंज द डायरेक्शन, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है, या किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है, और चेंज बोथ या दोनों चीज़ों को भी चेंज कर सकती है। दिस शो दैट एक्सेलरेशन इज नॉट जस्ट अबाउट मूविंग फास्टर, इट कैन आल्सो मीन चेंजिंग डायरेक्शन। तो इससे हमें यह भी आइडिया हुआ कि एक्सेलरेशन का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि चीज़ को फास्टर मूव करवा देना या रोक देना, बल्कि उसकी डायरेक्शन को भी हम फोर्स के थ्रू चेंज करवा सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड जो है वो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है। अब हम इसे बुक से भी एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिस्क्रिप्शन तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे एक डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या होती है, बेसिकली किसी चीज़ के लिए कोई फार्मूला बनाना उसकी डेरिवेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन और फोर्स यानी सेकंड लॉ के लिए को ड्राइव किया है कि लेट्स से किसी चीज़ के अंदर हमने किसी चीज़ पे फोर्स लगाई है तो उसमें उतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। मतलब अगर मैंने कम फोर्स लगाई तो वो चीज़ आहिस्ता मूव की, अगर ज़्यादा मैंने उस पर फोर्स लगाई तो वो उतनी तेज़ मूव करने लगी। तो एक्सेलरेशन जो है इससे पता चला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। नंबर 2 पे हमने ये पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। अगर मैस ज़्यादा होगा किसी चीज़ का, इसका मतलब समझना है आपने कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, अगर दूसरी कम हो रही है तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। जैसे अब मैस ज़्यादा है किसी चीज़ का, उस पर अगर हम 10 की फोर्स लगाएंगे तो उसमें मूवमेंट कम होगी। वही अगर मैस किसी चीज़ का जो है वो कम है, उस पर अगर हम 10 की फोर्स लगाएंगे तो वो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, यानी वो मूव ज़्यादा करेगी। इस वजह से ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्स रिलेशन को हम इस तरह से लिखते हैं, ए ये प्रोपोर्शनल का साइन, और 1/m लिखने का मतलब है कि ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हम इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखें तो f जो है वो ऊपर है, उसको ऊपर लिख दिया 1 से मल्टीप्लाई होके, और m जो है वो नीचे रहा। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसको इक्वल में चेंज करने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट आता है जो बार बार जो है प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करने से पता चलता है। तो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट जो है वो पुट करना है। तो यूनिट्स के मुताबिक, जैसा कि हमने यूनिट्स को पढ़ा था कि मैस अगर 1 kg हो और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो और फोर्स 1 न्यूटन लगे, तो वैल्यू जो है कांस्टेंट की वो 1 आएगी। तो एक वैल्यू जो कांस्टेंट की है 1, तो हम इस कांस्टेंट की जगह 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो a इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय f/m। अगर हम इसको कंबाइन करें, m इधर डिवाइड हो रहा है इधर ले आएँ तो एम ए बन जाएगा, और f इज़ इक्वल टू एम ए के इक्वल हमारे पास जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की डेरिवेशन आ जाएगी। इसके साथ साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है कि फर्स्ट लॉ जो है वो बताता है कि कोई भी मोशन में चेंज करने के लिए, स्टेट में चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए। दूसरा बता रहा है कि कितनी फोर्स चाहिए कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट हमें बताया गया है कि फोर्स का क्या इफेक्ट होता है वेलोसिटी पे। तो हमने पढ़ा कि सिर्फ एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन ही नहीं करवाती फोर्स, बल्कि किसी चीज़ का डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है फोर्स। तो अब हमने नेक्स्ट जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसको डिटेल में डिस्कस करना है। पहले मैं शॉर्ट नोट से आपको इसके की आइडियाज़ और मेन पॉइंट्स समझाऊंगा, उसके बाद वापस हम बुक से आके इसके ओवरव्यू भी ले लेंगे। जी, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अब हम समझते हैं न्यूटन के। बहुत इजी लॉ है ये, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला और इजीली याद होने वाला लॉ है। इसे लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी बोला जाता है। बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि
whenever two objects interact, one object apply a force on the other, which is called action, and the second object respond with an equal and opposite force reaction. ठीक है, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो उसे हम एक्शन कहेंगे, और उसी टाइम वो वाला जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो उस पर रिस्पॉन्ड करेगा अगेन फोर्स लगा के, और उसे हम कहेंगे, और वो इक्वल फोर्स ही होगी जितनी फर्स्ट ने लगाई होगी, उसे कहेंगे हम रिएक्शन। तो हम इसको यूँ स्टेट करते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन होगा तो उस पर इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन भी होगा। दिस मीन फोर्स ऑलवेज कम इन पेयर। इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो हमेशा पेयर्स में लगती है। दीज फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हाँ लगती डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे है, एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लगती, वरना कैंसिल आउट हो जाती। दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर आउट। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स अब इसको समझने के लिए ये हैं कि लेट्स से आपने एक स्प्रिंग को जो है वो पुश किया यानी दबाया, तो उस पर आपने एक्शन किया है। अब जितना आपने उसको दबाया है उतनी ही उसमें एनर्जी स्टोर हो गई है, अब वो पुश बैक करेगा उतनी ही एनर्जी से, जो कि उसका रिएक्शन होगा। इसी तरह थ्रोइंग अ रेंच इन स्पेस, अगर हम स्पेस के अंदर कोई एस्ट्रोनॉट जो है वो रेंच पे फोर्स लगा के उसे दूर फेंकेगा तो वो भी पिछली साइड को ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव करेगा। ठीक है, वॉकिंग बिल्कुल जैसे हम वॉक करते हैं तो हम ग्राउंड को बैक साइड पे पुश करते हैं और ग्राउंड हमें उसके नतीजे में आगे की तरफ इक्वल फोर्स से पुश करता है। रॉकेट प्रोपल्शन में भी आप देख सकते हैं गैसेस जो हैं वो बैक साइड को एक्सपेल्ड होती हैं, नीचे की तरफ को निकलती हैं, और रॉकेट जो है उसके नतीजे में मतलब उस पर एक्शन हो रहा है और वो रिएक्शन दे रहा है आगे की तरफ को जो है रॉकेट अपवर्ड मूव करके। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। मज़ीद इसमें आपने जो है वो फोर्सेस इन पेयर को मज़ीद अगर समझना है तो आप यूँ भी इसको समझ सकते हैं। इट कॉमन टू नोटिस ओनली वन फोर्स लाइक अ हैंड पुशिंग अ बॉल, बट न्यूटन थर्ड लॉ रिमाइंड अस देयर इज़ ऑलवेज पेयर्ड फोर्सेज इन्वॉल्व। थर्ड लॉ जो है न्यूटन का वो हमें हमेशा रिमाइंड करवाता है कि फोर्सेस जो हैं वो पेयर्स में होती हैं। जिस तरह एग्जांपल है कि ब्लॉक ऑन अ टेबल, अगर एक ब्लॉक टेबल के ऊपर पड़ा है तो हमें यह बज़ाहिर लग रहा है कि वो ब्लॉक जो है वो टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहा है अपने वेट जितनी, लेकिन द वेट ऑफ द ब्लॉक एक्ट डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी। इसी तरह द टेबल रिस्पॉन्ड विद एन अपवर्ड रिएक्शन फोर्स, जिसे हमने पढ़ा भी था नॉर्मल फोर्स। ठीक है, यानी कि जितना वेट टेबल पे लग रहा है उतना ही टेबल भी फोर्स लगा रहा है अपवर्ड, जिसकी वजह से ये दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाती हैं और ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट, और ब्लॉक जो है वो एक रेस्ट की पोजीशन में रहता है। इसी तरह एक और एग्जांपल है जिसमें एक बुलेट को फायर किया जाए अगर गन से, तो जो हम फोर्स जो कि पुश करती है बुलेट को फॉरवर्ड, ठीक है, वही जो है रिकॉइल होके वापस गन को बैकवर्ड जो है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जो है यानी उसका जो पेयर है उस फोर्स का वो बैकवर्ड गन को मूव करवाता है। तो दीज एग्जांपल जो हैं ये वाली ये न्यूटन का थर्ड लॉ जो है उसको एक्सप्लेन कर देती हैं, क्लियर कर देती हैं हमारे लिए कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। बुक से अब हम इसका ओवरव्यू लेते हैं। बुक के अंदर जो है सबसे पहले स्प्रिंग के एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हमने इसको नीचे को दबाया है तो हमने उस पर एक एक्शन किया है, और अब जो रिएक्शन के तौर पे वो हमें ऊपर की तरफ को फोर्स लगाएगा। तो ये वाला जो है एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद जो है इसकी स्टेटमेंट लिखी है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये एक एग्जांपल जो कि एस्ट्रोनॉट स्पेस के अंदर अगर रेंच को फेंक रहा है तो उस वो भी बैक साइड पे उस यानी यहाँ पे वो फोर्स लगा रहा है आगे को और उस पर रिवर्स भी फोर्स लग रही है, ठीक है, रिएक्शन के तौर पे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह पेयर्स के अंदर फोर्सेस एक्ट करती हैं। उसमें ये एक टेबल के ऊपर जो फोर्स है उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है अगर बुक पढ़ी है या कोई ब्लॉक पढ़ा है, और इसके साथ साथ अगर कोई गन से फायर की गई है बुलेट तो उन दोनों में एक्शन और रिएक्शन फोर्स यानी पेयर्स में जो फोर्सेज हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, के न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन की क्या लिमिटेशन है, क्या उसमें जो है वो कमियां हैं। पहले मैं आपको शॉर्ट नोट से इनको एक्सप्लेन करवाऊंगा, इसके मेन पॉइंट्स और की डेफिनेशंस। लास्ट पे हम बुक से इसका ओवरव्यू भी लेंगे। लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अगर हम डिस्कस करें तो हालांकि हम जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अपनी डेली लाइफ में बार बार एक्सपीरियंस करते हैं, बार बार अप्लाई करते हैं, और डिफरेंट मशीन्स और फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी, डिस्टेंस, इस तरह की चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे न्यूटन लॉ अप्लाई नहीं हो पाते, उनको अब हम डिस्कस कर देते हैं लिमिटेशंस के अंदर। व्हेन वी स्टडी द मोशन ऑफ
very small particles like electrons or proton, especially at speed close to the speed of light, Newton's law become inaccurate. तो जब कोई छोटा पार्टिकल हो और स्पीड ऑफ लाइट से वो मूव करे तो उस वक्त जो है वो उसका जो न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन है वो उस पर एप्लीकेबल नहीं रहते, उस लिहाज से वो इनएक्यूरेट रिजल्ट्स देने लगते हैं. इन सच केसेस वी यूज़ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स developed by Albert Einstein which give more precise result. उस वक़्त हमें न्यूटन को छोड़ के अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो रिलेटिविस्टिक अप्रोच है मैकेनिक्स की उसको अप्लाई करना पड़ता है. ये तो कंक्लूजन क्या है, न्यूटन्स लॉज आर नॉट एग्जैक्ट फॉर ऑल सिचुएशन बट दे गिव एन एक्सीलेंट अप्रोक्सीमेशन फॉर ऑल नॉर्मल साइज ऑब्जेक्ट मूविंग एट ऑर्डिनरी स्पीड. तो न्यूटन के लॉ हर सिचुएशन में तो काम नहीं कर रहे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ऑर्डिनरी स्पीड के अंदर ये वाले और ऑर्डिनरी साइज ऑब्जेक्ट के लिए ये वाले लॉज काम करते हैं और अच्छे खासे रिजल्ट भी देते हैं. जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई होते हैं हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी विच कम अक्रॉस इन डेली लाइफ. प्रॉब्लम कब राइज होती है, जब हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटीज क्लोज टू द लाइट. For that purpose, relativistic mechanics developed by Albert Einstein is applicable. After all this discussion, we can say that Newton's law of motion are not exact for all types of motion but provide a good approximation unless an object is small enough for moving close to the speed of light. तो यहाँ पे यही बातें जो हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं जी. तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मैस एंड वेट का. ठीक है, तो मैस एंड वेट 3.6 हमारा टॉपिक है. पहले मैं इस शॉर्ट नोट से इसके मेन पॉइंट्स और की डेफिनेशंस आपको करवाऊंगा, बाद में हम बुक से इसका ओवरव्यू भी लेंगे. तो सबसे पहले एक्सप्लेन यूँ किया गया है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो है मैस और वेट जो है वो सेम ही समझते हैं. दोनों चीज़ें जो हैं वो हम किसी भी चीज़ के वज़न के लिए यूज़ कर लेते हैं, कभी उसे मैस बोल देते हैं, कभी उसे वेट बोल देते हैं. लेकिन साइंटिस्ट के लिए या साइंटिफिकली ये बात ठीक नहीं है. ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. तो इनमें डिफरेंस क्या है उसको एलेबोरेट करता हूँ मैं. मैस की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. मैस क्या है, मैस इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी. किसी बॉडी के अंदर जो मैटर है उसकी कितनी क्वांटिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, मैस. ठीक है. इट आल्सो डिटरमिन हाउ मच एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स कैन प्रोड्यूस इन द बॉडी. और इसके साथ साथ मैस ही वो क्वांटिटी है एक बॉडी की जो कि डिटरमिन कर सकती है, बता सकती है कि एक स्पेसिफिक फोर्स लगने पर ये बॉडी कितना मूव करेगी, मूव नहीं, एक्सेलरेट कितना करेगी, यानी एक ख़ास फोर्स इसे कितना एक्सेलरेट करवा सकती है. साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो मैस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉडी विच डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट. तो साइंटिफिक डेफिनेशन में भी यही बताया जा रहा है कि मैस वो क्वांटिटी है किसी बॉडी की जो उस बॉडी के बारे में ये बताती है कि इस पर कितनी फोर्स लगी तो ये कितनी एक्सेलरेशन शो करेगी, यानी इसके अंदर कितना चेंज आएगा स्पीड में इसकी. नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैस को डिस्कस कर लेते हैं. स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड तो होता है, मिकदार तो है, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है. ठीक है, वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है. कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. मैस जो है वो पूरी यूनिवर्स के अंदर कहीं पे भी चले जाएं तो ये कांस्टेंट होता है. इसके साथ साथ मेजर किया जाता है यूजिंग ऑर्डिनरी बैलेंस और एसआई यूनिट इसका केजी है यानी कि किलोग्राम. नेक्स्ट अब हम वेट को भी डिस्कस कर लेते हैं. बाय डेफिनेशन अगर वेट को देखें तो वेट क्या है, वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. वेट फोर्स है ग्रेविटी की जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है. और ये डिपेंड किस पे करती है, इट डिपेंड ऑन द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द लोकेशन. यानी ये डिपेंड कर रही होती है कि लोकेशन क्या है चीज़ की ग्रेविटेशनल फील्ड के लिहाज से. क्या वो अर्थ के सेंटर के ज़्यादा करीब है तो उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा लगेगी. आपको पता है कि डिस्टेंस पे डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल फील्ड. अगर तो चीज़ दूर है अर्थ के सेंटर से तो उतनी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगी. फार्मूला क्या है इसमें, फार्मूला है m मल्टीप्लाई बाय जी, यानी मैस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या जी, जो हम अर्थ के ऊपर इसको एक कांस्टेंट के तौर पे हम लेते हैं 9.8 या 10 राउंड ऑफ करके. तो m क्या है, मैस, जिसको अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं, और साथ g क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है बेसिकली 10 न्यूटन पर केजी ऑन अर्थ. हम इसको अप्रोक्सीमेटली कंसीडर करते हैं 9.8 भी समटाइम. तो यहाँ पे देखें ये मैस के साथ साथ ग्रेविटी
यानी ऊपर हमने मैस को पढ़ा था, उसके साथ ग्रेविटी का भी प्रोडक्ट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ अब मैं बताता हूँ जो कि मैस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेट को अगर हम देखें तो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके अंदर एक तो मैग्नीट्यूड है, नंबर 2 इसकी डायरेक्शन भी है, जबकि मैस की नहीं थी। आप लोग डिफरेंस के लिहाज से भी देखिएगा, दोनों को अब कंपेयर कर रहे हैं कि मैस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी थी, वहीं पे वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर 2 वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू चेंज इन जी, और ये चेंज होती रहती है क्योंकि मैस तो चेंज नहीं होता यूनिवर्स में, हमने ये पढ़ा, लेकिन जी जो है ये तो प्रोडक्ट है ना वेट मैस और जी का, तो जी चेंज होता है जिसकी वजह से वेट चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस। इसी तरह मेयर यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, इससे स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू जो है वो मेयर किया जाता है। एसआई यूनिट इसका न्यूटन है, ठीक है, और मैस का क्या था केजी। तो ये आप लोगों ने डिफरेंसेस याद रखने हैं, सम टाइम डिफरेंस के तौर पे भी ये सवाल आ जाता है, तो आपने ये 3-4 जो डिफरेंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं ये ज़रूर लिखने हैं। थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जी जिसमें वेट में आ रहा है m मल्टीप्लाई बाय जी। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ मैस वेयर अदर मैसेज एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ लें। द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg ऑफ मैस। इसकी स्ट्रेंथ को फाइंड करना हो तो हम देखते हैं कि 1 kg के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। सिंस जी वेरीज विद लोकेशन एंड अल्टीट्यूड सो डज वेट, जैसे कि जी वेरी कर रहा है तो वेट जो है वो तो m और g का प्रोडक्ट है, तो वो भी वेरी करेगा जगह जगह पे। नोट है कि एट एनी वन प्लेस वेट इज़ प्रोपोर्शनल टू मैस, सो वी कैन कंपेयर मैसेस बाय कंपेयरिंग वेट एट द सेम लोकेशन। किसी भी पॉइंट पे किसी भी प्लेस पे वेट जो है वो मैस के प्रोपोर्शनल होता है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं मैस बाय कंपेयरिंग वेट एट द सेम लोकेशन। यानी अगर किसी एक लोकेशन पे किसी चीज़ का वेट दूसरी चीज़ से ज़्यादा है तो हमें यहीं से पता चल जाएगा कि जो मैस है ज़्यादा है। लाइक लेट्स से हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो ये हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, अगर किसी एक जगह पे इनमें से एक का जो वेट है वो ज़्यादा है, तो हम ये बता सकते हैं कि इट्स मीन ए का मैस भी ज़्यादा है, ठीक है। वेट जिसका कम है उसका मैस भी कम होगा। बुक से अगर हम देखें तो मैस और वेट को जो है वो हमने एक्सप्लेन किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। फिर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, और अब हमने जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो फॉर एग्जांपल 3.1 है हमारे पास कि एक 10 kg ब्लॉक है जो कि फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, तो कितनी फोर्स जो है उस पर लग रही है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है हम उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैस भी हमें गिवन है और हमें एक्सेलरेशन गिवन है, फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, F इज़ इक्वल टू एम ए, सेकेंड न्यूटन का लॉ है, लॉ ऑफ मोशन। तो वैल्यूज़ को पुट किया, 10 kg मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इनको मल्टीप्लाई किया 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 20 न्यूटन हमारे पास जो है वो फोर्स आ गई। इसी तरह एग्जाम्पल 3.2 को अगर हम देखें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जी, अ फोर्स ऑफ 7500 न्यूटन इज अप्लाइड टू मूव अ ट्रक ऑफ मैस 3000 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ट्रक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एक्सेलरेट द ट्रक फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड। बेसिक वो बता रहे हैं जी कि 7500 न्यूटन फोर्स लग रही है एक ट्रक पे और उसका मैस जो है वो 3000 kg है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवानी है हमने, कितनी होगी ये आप बताएं। नंबर 2 पे कितना टाइम लगेगा एक्सेलरेट करने में ट्रक को 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे एक्सेलरेट करवाने में। ये तो सबसे पहले डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है। मैस ऑफ द ट्रक जो है हमारे पास 3000 kg है, फोर्स हमारे पास 7500 न्यूटन है, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी का पता है या स्पीड का 36 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी के कन्वर्ट करने के लिए, किलो को ख़त्म करने के लिए के की जगह आपको पता है 1000 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, और एक घंटे में आपको पता है 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3600 बनता है। तो इस वजह से 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60 मिनट और 60 सेकंड, तो ये 10 मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आएगा। फाइनल स्पीड जो है वो हमारे पास VF है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया इसी फार्मूला को यूज़ करके, 1000 डिवाइडेड बाय 3600,
और 20 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आ गई। टाइम जो है हमने फाइंड आउट करना है। न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें कहता है F = ma, उससे हम एक्सेलरेशन तो फाइंड कर सकते हैं सिंपल। यहाँ पे देखें a = F/m बन जाएगा। इसी फार्मूले को आपने चेंज कर लिया, m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। तो 75,000 डिवाइडेड बाय 3000 kg 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने स्टडी की थी उनको अब हमने अप्लाई करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at। तो यहाँ पे हमें जो है वो टाइम के लिए हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। टाइम के लिए हम क्या करेंगे कि ये v जो है इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो v जो है हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी vf माइनस vi/t। तो सिंपल है, अब हमने जो है वैल्यूज़ को पुट किया, ये हमारे पास जो है फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय टाइम 2.5 है और 4 सेकेंड। तो इट्स मीन 4 सेकेंड हमें लगेंगे उसकी एक्सेलरेशन को 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कन्वर्ट करने के लिए जी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अब हमारा वो है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। अब इसको हम जो है वो डिटेल में पहले शॉर्ट नोट्स से स्टडी करेंगे, इसके मेन पॉइंट्स को, की डेफिनेशंस को, बाद में मैं आपको बुक से इसका ओवरव्यू भी दूंगा। ये तो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस को अगर हम देखें तो हम इनका यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, मैस को मेजर करने के लिए या वेट को कंपेयर करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के हम यूज़ करते हैं बैलेंसेस। मैकेनिकल बैलेंसेस की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल मैकेनिकल बैलेंसेस जो हैं वो कंसिस्ट होते हैं हॉरिजॉन्टल बीम बैलेंस एट सेंटर फल्क्रम। सिंपल सा, जैसे आप सीसा को देखते हैं, बेसिक क्या होता है उसमें, ये एक मेन रिजिड बॉडी है और यहाँ पे एक पाइवट पॉइंट है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी के ऊपर बेस कर रहा होता है। 2 पैन्स ऑन आइदर साइड्स होते हैं और द ऑब्जेक्ट टू बी वेड इज़ प्लेस्ड इन वन पैन एंड स्टैंडर्ड वेट इन द अदर। तो एक साइड पे हम क्या रख लेते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हमने जिसका वेट करना है, और दूसरी साइड पे हम स्टैंडर्ड वेट हम जो है वो पुट करते हैं 1 kg 2 kg, आप लोगों ने देखे होंगे। व्हेन द बीम इज़ बैलेंस, जब बीम बैलेंस हो जाती है, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल हो जाती है इस पोजीशन पे, तो हम कहते हैं द ऑब्जेक्ट मैस इक्वल टू द टोटल स्टैंडर्ड वेट। तब हम कहते हैं कि जो इधर वेट प्लेस किया था नॉन वेट, उसके जितना जो है वो ऑब्जेक्ट का मैस आ गया या वेट आ गया। ये तो 3.16 जो है यहाँ पे आप इसकी एक एग्जांपल भी देख सकते हैं वाज़े तौर पे। तो नेक्स्ट जो टाइप है वो एक और है, उसको भी अब हम समझते हैं। ये तो कुछ होते हैं मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंसेस यूज टू वे हैवी आइटम लाइक सीमेंट और फ्लोर सैक्स। नो स्टैंडर्ड वेट्स आर नीडेड। स्मॉल कैलिब्रेटेड वेट बैलेंस द लार्ज मैस ड्यू टू द एसिमेट्रिकल डिज़ाइन ऑफ द बीम। ठीक है, एसिमेट्रिकल डिज़ाइन होता है बीम का, जिसमें जो है जिसकी वजह से हम लार्ज जो हैवी वेट आइटम हैं उनका वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि इट्स standard weights are not required to use this balance. Its reason is that the fulcrum of the beam of such balance is kept very near to its one end. ठीक है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन किया था सीसा की, उसमें अगर हम फल्क्रम जो है वो एक एंड के बिल्कुल करीब कर देते हैं, लेट्स से ये हमारे पास है, और एक साइड के बिल्कुल फल्क्रम जो है वो करीब कर देते हैं, तो यहाँ पे बहुत जो है वो हैवी लोड अगर हम डालेंगे तो चेंज आएगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे बहुत हैवी लोड होगा, बहुत हैवी प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगी, तो ये ऊपर को मूव करेगा। तो इस तरह से हमें बैलेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। दीज बैलेंसेस आर डिजिटल एंड रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक पावर और बैटरीज। नो स्टैंडर्ड वेट्स आर नीडेड। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द ट्रे एंड इट्स मैस इज डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन। सम मॉडल आल्सो शो द प्राइस इफ द रेट पर kg इज एंटर्ड। और कुछ मॉडल जो हैं जो आजकल हम दुकानों पे देखते हैं, वो सिंपल प्राइस अगर हम एंटर कर दें तो वहाँ पे रेट भी साथ साथ बताते हैं कि इतनी मिकदार का कितना रेट है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आर मोर प्रिसाइज एंड यूज़र फ्रेंडली दैन मैकेनिकल वंस। ये ज़्यादा आसान है यूज़ करने के लिए और ज़्यादा प्रिसाइज जो है वज़न बता देते हैं, साथ साथ प्राइस भी जो है इजीली इंडिकेट करते रहते हैं। इसका फ़ायदा भी यही होता है कि अगर हमने लेट्स से एक ख़ास मिकदार में कोई चीज़ शॉपर में डाली है और उसको इसके ऊपर पुट करेंगे, तो हमें वो कम या ज़्यादा करने की, पूरी 1 किलो करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी वो चीज़ है उतने का ही हमें रेट पता चल जाएगा, उतने पैसे हम देंगे और चीज़ ले लेंगे।
जी, तो इस तरह के जो हैं आप देखते हैं आजकल दुकानों के ऊपर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्स मीटर, स्प्रिंग बैलेंस जिसे बोलते हैं। अ फोर्स मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फोर्स डायरेक्टली। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ न्यूटन मीटर और स्प्रिंग बैलेंस। स्ट्रक्चर एंड वर्किंग को अगर हम देखें तो इट कंटेन अ स्प्रिंग विद अ हुक एट द लोअर एंड। बेसिक एक स्प्रिंग ही है और उस पर हुक लगा होता है लोअर एंड पे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हंग ऑन द हुक इट वेट स्ट्रेच और कंप्रेस द स्प्रिंग। तो जैसे ही इसकी हुक के साथ वेट को अटैच किया जाता है तो या तो उसका जो हुक है वो उसको कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को या स्ट्रेच करेगा। अ पॉइंटर मूव अलोंग अ स्केल विच इज़ कैलिब्रेटेड इन न्यूटन, और उसके ऊपर एक पॉइंटर लगा होता है जो कि, और स्केल भी ऊपर अटैच होता है, मैं अभी दिखाता हूँ, जो कि मूव करता है कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर। सम मीटर वर्क ऑन कंप्रेशन, अदर आर ऑन स्ट्रेचिंग। कुछ मीटर जो है वो कंप्रेशन पे वर्क करते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग पे। ये तो ये आपके सामने जो है वो फोर्स मीटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक स्प्रिंग है जिसके साथ जो है ये नीडल अटैच है और ये कैलिब्रेटेड जो स्केल है यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे ही नीचे वाले हुक के साथ कोई वज़न जो है हम लटकाएंगे, ये स्प्रिंग जो है ये स्ट्रेच होगा, नीचे की तरफ खुलेगा, जिसकी वजह से ये वाला पॉइंटर मूव करेगा और हमें वेट जो है वो पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डू यू नो में द वेट ऑफ 100 ग्राम मैस इज़ 1 न्यूटन। नेक्स्ट जो है वो डिजिटल फोर्स मीटर्स का एक्सप्लेन किया गया है। दीज शो द वेट डायरेक्टली इन न्यूटन्स, द मोर एक्यूरेट एंड ईजियर टू यूज देन मैकेनिकल वर्जन्स। ओके, लास्ट पे टिप है, सम स्प्रिंग बैलेंसेस इवन शो मैस इन केजी बट दिस कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू वेट बाय मल्टीप्लाइंग विद द 10। आपको पता है कि अगर हमें मैस पता चल जाए तो उसे सिंपल है, डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, वेट एम जी के, यानी मैस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। और ग्रेविटी को हम स्टैंडर्ड अर्थ के ऊपर जो है वो 10 ही लेते हैं, तो इजीली हम जो है मैथ्स को वेट में 10 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पे आप डिजिटल स्प्रिंग बैलेंस को भी देख सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैं इसका शॉर्ट नोट से आपको की डेफिनेशंस और मेन पॉइंट समझाऊंगा, उसके बाद लास्ट पे मैं आपको बुक से इसका ओवरव्यू भी दूंगा। फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए पहले एक एग्जांपल को एक्सप्लेन किया गया है कि लेट्स से कोई क्रिकेट का मैच है और उसमें एक बॉल को हिट किया गया है बैट के साथ और वो बड़ी स्पीड से मूव करना शुरू हुई है ग्राउंड में, और वो ग्राउंड के ऊपर जो है वो घास के ऊपर मूव कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होती जा रही है। हालांकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो अपने मोशन को जारी रखती है, और अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहती है। तो यहाँ पे ये जो मोशन में होने के बावजूद वो आहिस्ता होना शुरू हो गई है, स्लो होना शुरू हो गई है, मोशन को जारी नहीं रख सकी, इसकी क्या वजह है? तो इट्स मीन कि उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें समझाता है। तो अगर हम गौर करें तो वो फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स है। बेसिकली इट हैपन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, अ फोर्स दैट अपोज मोशन बिटवीन टू सर्फेसिज इन कॉन्टैक्ट। तो ये एक ऐसी फोर्स है जो कि रोक देती है मोशन को उन दो सर्फेसिज के दरमियान जो कि एक आपस में कॉन्टैक्ट में है। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ टू सर्फेसिज इन कॉन्टैक्ट। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें एक्सप्लेन किया गया है डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन के अंदर जो वेस्ट एनर्जी, यानी कि दो चीज़ें आपस में कॉन्टैक्ट में हैं और अपोज कर रही हैं, तो उसके नतीजे में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो फ्रिक्शन वेस्ट एनर्जी बाय कन्वर्टिंग सम ऑफ इट इनटू हीट। तो फ्रिक्शन जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, जिससे कहते हैं डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये आप एग्जांपल अगर जो याद करें तो डेली लाइफ में आपको बचपन से ही जो टीचर फ्रिक्शन की एग्जांपल देते हैं वो यही है कि हैंड्स को आपस में रब करें। अब जब आप हैंड्स को रब करते हैं तो उसके नतीजे में आपके हैंड गर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि फ्रिक्शन जो है वो उसका डिसिपेटिव इफेक्ट होता है, उसमें एनर्जी जो है वो वेस्ट एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है। एग्जाम्पल है व्हेन यू रब योर हैंड। इसके साथ मशीन गेट हॉट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स। आपने देखा होगा आपके घर में अगर गाड़ी है, बाइक है, कोई भी इंजन है, कोई मशीन है, तो वो हीट अप हो जाती है चलते हुए। तो उसकी भी क्या वजह है कि उसके पार्ट्स जो हैं वो आपस में मूव करते हुए फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस करते हैं। इवन टायर जो हैं हीट अप होते हैं, वेयर आउट होते हैं ड्यू टू कंटिन्यूस फ्रिक्शन विद द रोड। शूटिंग स्टार जो मेटेओर्स हैं बर्न इन द अर्थ एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन विद द एयर। उन्हें आग, जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं मेटेओराइट, तो वो उन्हें आग लग जाती है और वो बर्न भी हो जाते हैं अक्सर। फ्रिक्शन काज हीटिंग, वेयर एंड टेयर एंड रिड्यूस एफिशिएंसी इन मशीन्स एंड व्हीकल्स। तो एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रिक्शन रिड्यूस कर देती है।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस को अब हम देखते हैं। सबसे पहली जो टाइप है सिंपलेस्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। दिस अकर व्हेन वन सॉलिड सरफेस स्लाइड ओवर अनदर। एक सॉलिड सरफेस जो है वो दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये बेसिकली दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक जो है वो नेम रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज़ द फोर्स दैट प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग। ठीक है, एक रुके हुए ऑब्जेक्ट, स्टैटिक हम इसे ही बोलते हैं ना, रुके हुए। तो इट इज़ फोर्स दैट प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग, उसे मूव नहीं करने देता है। इट इज़ इंक्रीज एज द अप्लाइड फोर्स इंक्रीज अप टू अ लिमिट। फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम फोर्स को इंक्रीज करते हैं एक खास हद तक। दिस लिमिट इज कॉल्ड द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस लिमिट को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। इससे ज़्यादा अगर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, यहाँ तक जो है वो मूव नहीं करेगी। एग्जाम्पल क्या है, ब्लॉक प्लेस्ड ऑन अ टेबल डज नॉट मूव until a sufficient force is applied, their resistance force is static friction। तो एक ब्लॉक के ऊपर अगर हमने एक टेबल के ऊपर अगर हमने ब्लॉक रखा है तो उसे एक थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो वो नहीं मूव करेगा। लेकिन जब हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट को से ज़्यादा जो फोर्स लगाएंगे तो फिर वो मूव करना शुरू कर देगा जी। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की सेकंड फॉर्म जो है स्टैटिक फ्रिक्शन तो ए है। बी है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन, इसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ये जब एक ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिट है उसको अबूर करने के बाद इतनी फोर्स लग गई कि वो मूव करना शुरू कर दे, तो फिर वो उसकी जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाती है, जिसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। वंस द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग द फोर्स अपोजिंग इट मोशन बिकम काइनेटिक फ्रिक्शन। इट इज़ यूजुअली लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये लेस हो जाती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। लेकिन आपने याद रखना है काइनेटिक एनर्जी हम किसे कहते हैं, एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी क्या हुई, वो फ्रिक्शन जो मोशन के दौरान होती है। अब हम नेक्स्ट दूसरी टाइप पे मूव करते हैं फ्रिक्शन की। दूसरी टाइप की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल ओवर अ सरफेस लाइक अ व्हील और बॉल, इसे रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। इसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरी सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है तो उस दौरान ये होती है। मच स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ये बहुत कम होती है। दैट्स वाई व्हील्ड व्हीकल्स मूव मोर इजीली, इसीलिए जो है गाड़ियों के मोबाइल चीज़ों में व्हील्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो रोलिंग फ्रिक्शन करते हैं जो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होती है। एग्जाम्पल है, कार विद व्हील्स मूव मोर इजीली देन ड्रैगिंग द सेम कार विदाउट व्हील्स। बॉल बेयरिंग आर आल्सो यूज्ड इन मशीन टू रिड्यूस स्लाइडिंग फ्रिक्शन बाय कन्वर्टिंग इट इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। और मशीन्स के अंदर जो है बॉल बेयरिंग्स यूज़ किए जाते हैं जो कि रोलिंग फ्रिक्शन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम से कम होती है और मशीनों की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है। डू यू नो को अगर हम देखें तो इसमें एक्सप्लेन किया गया है, पैराट्रूपर यूज पैराशूट टू फॉल स्लोली, एयर रेजिस्टेंस बैलेंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट स्पीड कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो पैराट्रूपर्स जो हैं वो भी फ्रिक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं, एयर फ्रिक्शन का। तो उससे जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को जो है वो ओवरकम करते हैं और मूव करते हैं नीचे टर्मिनल वेलोसिटी से। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। शूटिंग स्टार्स और मेटेराइट जो होते हैं वो भी बर्न हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। ह्यूमन जॉइंट हैव नेचुरल लुब्रिकेंट दैट रिड्यूस फ्रिक्शन। इसी तरह जो जोड़ वगैरह हैं, घुटने वगैरह हैं, उनके अंदर जो है एक नेचुरल लुब्रिकेंट फिल किया जाता है ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो। इसी तरह होवरक्राफ्ट यूज एयर टू रिड्यूस कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन एंड कैन मूव ओवर लैंड एंड वाटर। तो ये कुछ फ्रिक्शंस की एग्जांपल हैं जिनको हम बेसिकली एप्लीकेशंस हैं फ्रिक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। बेसिक ये क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी एट फर्स्ट इट एक्सेलरेट ड्यू टू ग्रेविटी। जब कोई भी चीज़ ग्रेविटी के वजह से, पुल की वजह से नीचे की तरफ गिरती है अर्थ की तरफ, तो वो एक्सेलरेट होती है, उसकी स्पीड ज़्यादा होना शुरू हो जाती है विद टाइम। बट एज इट स्पीड इंक्रीज एयर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। जैसे ही उसकी स्पीड इंक्रीज होती है एयर की रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। इवेंचुअली एयर रेजिस्टेंस बिकम इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ तक कि एयर रेजिस्टेंस इतनी बन जाती है कि वेट के जितनी एयर रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है। एट दिस पॉइंट द ऑब्जेक्ट स्टॉप एक्सेलरेटिंग एंड फॉल एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। और उस पॉइंट पे जब एयर की रेजिस्टेंस वेट के इक्वल हो जाए तो ऑब्जेक्ट जो है वो घिर तो रहा होता है लेकिन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट व्हेन एयर रेजिस्टेंस बैलेंस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं।
जी, तो लास्ट पे हमारे पास रिड्यूसिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये भी क्वेश्चंस में आ जाता है, बहुत इजी होता है, सिंपल है। फ्रिक्शन को किस तरह से रिड्यूस करना है, तो कुछ केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए हैं। तो कहीं कहीं पे तो फ्रिक्शन जो है वो यूज़फुल है, जैसे वॉकिंग वगैरह में, तो उसमें कम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें नुकसान होगा। लेकिन मशीन्स के अंदर जो है फ्रिक्शन कम करना ज़रूरी होता है, वरना उसकी एफिशिएंसी बहुत ख़राब हो जाती है। तो किस तरह से हम जो है वो कम कर सकते हैं फ्रिक्शन? पॉलिश करें सरफेस को टू मेक देम स्मूथ। इस तरह यूज़ लुब्रिकेंट लाइक ऑयल और ग्रीस बिटवीन मूविंग पार्ट्स। बॉल बेयरिंग्स टू कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। आपको पता है कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है रोलिंग फ्रिक्शन की निस्बत, तो हम जहाँ पे हमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन का सामना है वहाँ पे उसे रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह स्ट्रीम लाइनिंग व्हीकल्स, ठीक है, एरोडाइनमिक शेप जो होती है उस तरह से शेप बनाएं कार, प्लेन, शिप्स वगैरह की, टू रिड्यूस एयर और वाटर रेजिस्टेंस। इसी तरह स्ट्रीमलाइन बॉडी हैज़ अ स्मूथ पॉइंटेड शेप दैट अलाउ एयर टू और वाटर टू फ्लो ओवर इट विद लेस रेजिस्टेंस। तो ये थोड़ा सा बता दिया है कि स्ट्रीमलाइन बॉडी से क्या मुराद है। तो अब हम जो है बुक से भी इस सब का ओवरव्यू लेते हैं। ये तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट था जो हमने जो है एक बॉल के मूव करने से समझा क्रिकेट में। इसके बाद हमने डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन में हीट का जो है वो इफेक्ट देखा। इसके साथ साथ हमने समझा कि गाड़ियों को मूव करने के लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बेसिक दो टाइप्स थी, एक स्लाइडिंग थी, एक रोलिंग थी। स्लाइडिंग की भी आगे दो टाइप्स थी, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। इन दोनों को हमने जो है वो समझा। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ब्लॉक है जो कि टेबल के ऊपर प्लेस किया गया है और एक यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पुली लगाई गई है। उसके साथ जो है एक ऑब्जेक्ट को हैंग करके इस को खींचा जा रहा है ब्लॉक को। अब क्या है कि पहले तो जो फोर्स ये लगा रहा है बेसिकली ये टेंशन की सूरत में नज़र आ रही है स्ट्रिंग के अंदर। जब ये फोर्स जो है वो टेंशन से ज़्यादा होगी तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस साइड को मूव करना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको अपोज करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है वो रुक जाएगी। और इस अपोजिंग फोर्स को हम क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके साथ साथ डू यू नो में एक्सप्लेन किया गया है कि कुछ फ्रॉग्स जो हैं वो क्लिंग कर जाते हैं वर्टिकल सर्फेसिस पे सच एज लीव बिकॉज द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन देयर फीट एंड द सरफेस। मजीद एक्सप्लेन किया गया है कि जब एक शटल जो री एंटर करता है अर्थ एटमॉस्फेयर में, फ्रिक्शन काज बाय द एटमॉस्फेयर रेज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द शटल टू ओवर 950 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर आप खुद कंसीडर करें, ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी में हमने ये समझा कि हर चीज़ जो ज़मीन की तरफ आती है उसमें एक्सेलरेशन होती है ड्यू टू ग्रेविटी, जो जिसकी वैल्यू 10 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं अगर हम उन पे अप्लाई करें, जैसे कि एक क्रिकेट बॉल और एक स्टायरोफॉर्म का पीस जो है सेम वेट का अगर गिराएं, तो अगर तो एयर की रेजिस्टेंस ना हो तो दोनों सेम टाइम लें नीचे गिरने में। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस है तो दोनों जो हैं वो डिफरेंट टाइम लेंगे, बॉल जल्दी गिर जाएगी क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है, उस पर कम रेजिस्टेंस लगेगी, और जबकि स्टायरोफॉर्म जो है उस पर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगी ड्यू टू एक्स्ट्रा सरफेस एरिया। इसी तरह जो है एक्सप्लेन किया गया है लास्ट पे कि जब नीचे को कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो एयर की रेजिस्टेंस एक हद पे इतनी बढ़ जाती है कि उसके वेट के इक्वल हो जाती है, जिसकी वजह से बाद में वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है वो नीचे को मूव करना शुरू हो जाती है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। लास्ट पे हमने जो है ये भी समझा था कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए जॉइंट्स के दरमियान जो है लुब्रिकेटिंग मटेरियल होता है, जिसकी वजह से बोन जो हैं वो रब नहीं होती एक दूसरे के साथ और वेयर आउट नहीं होती। फिर हमने लास्ट पे रोलिंग फ्रिक्शन को भी समझा, और रोलिंग फ्रिक्शन में के बाद हमने जो है हाउ टू ओवरकम फ्रिक्शन को डिटेल में समझा। यहाँ पे एक फॉर योर इन्फॉर्मेशन में लिखा गया है, होवरक्राफ्ट इज़ काइंड ऑफ शिप दैट कैन मूव ओवर द सरफेस ऑफ वाटर एंड ग्राउंड बोथ। एयर इज इजेक्टेड अंडरनीथ बाय पावरफुल फैंस forming a cushion of air. The hovercraft move over the cushion of air which offer very small resistance. तो नीचे भी जो है वो फैन जो है वो एयर को प्रोपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो टच नहीं हो रही और रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम होती है। मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन जो है इनको ज़रूर याद कीजिएगा, एटलीस्ट 5 जो है आपने याद करने हैं। इसमें स्ट्रीम लाइन जो है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जितनी कोई चीज़ स्ट्रीम लाइन होगी उतनी वो एयर की आती जो आपको फ्लो नज़र आ रहा है उसको स्ट्रीम लाइन में रखेगी, ठीक है, उसको उतना ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसको एक्सप्लेन भी किया गया है कि अगर फ्रंट जो है व्हीकल का वो फ्लैट होगा तो
it face more resistance by air or water. Therefore, bodies moving through air or water are streamlined to minimize air or water friction. In this case, the air passes smoothly over the slanting surface of vehicle. यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी आगे से शेप इस तरह से डिज़ाइन की गई है. This type of flow of air is known as streamline flow. A streamline flow over the car is shown. The vehicle design pointed from the front and are said to be streamlined. तो आगे से इसको फ्रंट से पॉइंटेड बनाया जाता है ताकि स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है हो एयर वगैरह का. तो ये था हमारा टॉपिक. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी. तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास मोमेंटम एंड इम्पल्स. तो मोमेंटम और इम्पल्स को जो है वो मैं डिस्क्राइब करूंगा अभी आपको. पहले मैं शॉर्ट नोट से मोमेंटम को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसकी डेरिवेशन जो है वो मैं बुक से ही करवाऊंगा आपको, और फिर लास्ट पे जो है वो इम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे जी. तो बुक में मोमेंटम को यूँ एक्सप्लेन किया गया है कि दो एग्जांपल दी गई हैं कि एक बाईसाइकिल और एक हैवी ट्रक जो है वो सेम स्पीड से अगर मूव कर रहे हैं तो किस को जो है वो रोकना ज़्यादा मुश्किल है. ठीक है, बाईसाइकिल को या एक हैवी ट्रक को. तो इन दोनों को रोकने के लिए डिफरेंट फोर्स चाहिए. इसकी वजह क्या है? दिस डिफरेंस इज़ ड्यू टू फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंटम. और ये डिफरेंस क्यों है? मोमेंटम की वजह से. सिंपल सी एक बात है. लेट्स से हमारे पास एक स्टिक है और वो कुछ इस तरह से जो है वो किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है. हम उसे तोड़ना चाहते हैं. हमने एक पाँव उसके ऊपर यहाँ पे जो है वो रखा हुआ है एक साइड पे, और दूसरा जो है हमने इधर रखा है, वो नहीं टूट रही. तो नेक्स्ट हमारा क्या काम होगा इसको तोड़ने के लिए? सिंपल है, हम जंपिंग शुरू करेंगे. अब जंपिंग में क्या है कि सिर्फ हमारा मैस काम नहीं कर रहा, साथ वेलोसिटी यानी स्पीड जो है, हम जितना ऊंचाई से जंप लगाएंगे फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी. तो इसको जो प्रोडक्ट है मैस और वेलोसिटी का, इसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम. ठीक है, तो मोमेंटम रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ मोशन. मोमेंटम किससे रेफर करता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़. एक मूविंग ऑब्जेक्ट कितनी उसमें क्वांटिटी है मोशन की. ठीक है, और ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था. एक तो हमारे मैस से वो नहीं टूट रही स्टिक. ठीक है, तो मैस से नहीं टूटी तो हमने साथ उसके ऐड क्या किया है? वेलोसिटी यानी स्पीड, जिससे हम जंपिंग स्टार्ट कर दी है उसके ऊपर. तो दो चीज़ें हैं, मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट पे मोमेंटम डिपेंड करता है, नंबर 2 वेलोसिटी पे कि कितनी स्पीड है. तो मोमेंटम आई होप सो अब आपको समझ आ गया होगा. डेफिनेशन अब हम इसकी जो है वो समझते हैं. तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो मोमेंटम इज़ द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैस एंड वेलोसिटी. तो किसी भी चीज़ का मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैस एंड वेलोसिटी. इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल पी. फार्मूला क्या है? P इज़ इक्वल टू एम वी. एम फॉर मैस, वी फॉर वेलोसिटी, P फॉर मोमेंटम. एम का जो है केजी में है, वी का जो है मीटर पर सेकंड में है. तो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या आ जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड. ये सी डॉट जो है इसको आप ओमिट कर दें. तो आपके पास यूनिट क्या है? केजी एम ओवर एस. ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड. इसको अब यूं भी लिखा जा सकता है. कुछ बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने तो कुछ और बताया था. तो केजी एम एस माइनस 1, इसका भी यही मतलब है. एस को ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर में नेगेटिव आ जाएगा, -1 जी. तो बुक से अब हम इसको मज़ीद इसकी डेरिवेशन वगैरह को भी देखते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, स्केलर नहीं है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसका भी जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, एसआई यूनिट मैंने बता दिया है. और इट इज़ आल्सो रिटन एज न्यूटन सेकेंड भी इसे लिखा जा सकता है. अब हम जो है एक कंडीशन देखते हैं. इसमें बेसिकली हमने प्रूव करना होता है कि जो मोमेंटम है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, वो इक्वल टू फोर्स होता है. बहरहाल इसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं. When a ball is hit by a bat, the force is exerted on the ball for a very short interval of time. ठीक है, अगर हम एक बॉल को बैट से हिट करते हैं तो वो जो फोर्स उस पर लगी है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में लगी है. In such case, it is very difficult to calculate the exact magnitude of the force. However, initial velocity of the ball and final velocity after collision can be found easily. तो उस वक़्त जो फोर्स को कैलकुलेट करना जो कि बहुत ही कम टाइम में लगी है, ये पॉसिबल नहीं होता. लेकिन हाँ, क्या पॉसिबल होता है कि हम बॉल की वेलोसिटी इनिशियल और आफ्टर कोलिजन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी द एवरेज एक्सेलरेशन इज़ गिवन बाय. अब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो हमने यहाँ पे सिंपल लिखा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. अब चेंज इन वेलोसिटी से क्या मुराद होती है? कितना चेंज आया वेलोसिटी के अंदर? वेलोसिटी के अंदर चेंज
यानी फाइनल में से हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल दें तो चेंज इन वेलोसिटी होता है। लाइक अगर किसी चीज़ की प्राइस है वो पहले 5 रुपये थी, बाद में 8 रुपये होगी, तो चेंज इन प्राइस कितना हुआ ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल प्राइस में से इनिशियल प्राइस माइनस कर दें। 8 में से 5 गए तो 3 का उसमें चेंज आया। तो बिल्कुल ऐसे ही चेंज इन वेलोसिटी होते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। नीचे डेल्टा टी है हमारे पास, यहाँ पे टी जो है वो लिखा नहीं है, ये आपने लिख लेना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द वैल्यू ऑफ एवरेज फोर्स एक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी विल बी। अब न्यूटन का लॉ क्या है, सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स जो है वो इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड एक्सेलरेशन। अब ये जो ए हमने निकाला है इसमें ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एम वही रहने दिया और ए की जगह हमने डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी पुट कर दिया। ठीक है, तो एफ इज किसके इक्वल बन गया, एम डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी इधर डिवाइड हो रहा है, फोर्स से जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी, यानी डेल्टा वी की जगह अब हम ये भी लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई 3.4। तो इक्वेशन 3.4 जो है वो शो कर रही है दैट एफ एंड मल्टीप्लाई बाय टी कैन नॉट बी एग्जैक्टली नोन बट देयर प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे हमें ये तो पता है कि फोर्स और डेल्टा टी एक ही टाइम पे यहाँ मेजर नहीं किए जा सकते, क्योंकि जब एक बॉल को बैट हिट करता है तो वो बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल होता है। लेकिन हम क्या मेजर कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, प्रोडक्ट नॉन बट देयर प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मैस फाइनल वेलोसिटी माइनस मैस मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड फॉर सच केसेस द प्रोडक्ट ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ द फोर्स। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है, यानी ये वाला मैस जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी दोनों के साथ मैस मल्टीप्लाई हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम। और इसको जो है कैलकुलेट किया जा सकता है, इस वजह से हम कहते हैं कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ द फोर्स। फोर्स की इम्पल्स कहा जाता है इसे। और इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल द इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज डिफाइंड एज द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उस वक्त हम इम्पल्स ऑफ द फोर्स क्या कहते हैं, जितना उसके अंदर टोटल चेंज उसके मोमेंटम में आया। मोमेंटम अब क्या है, उसके मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट बिफोर और आफ्टर। ठीक है, फोर्स लगने से पहले और लगने के बाद जो चेंज हुआ है उसका मोमेंटम, उसको हम काउंट कर लेंगे, उससे हम इम्पल्स का नाम देंगे। ठीक है, अब हम इसी की जो डेरिवेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। डिवाइड कर दें जी बोथ साइड्स को डेल्टा टी के साथ, तो हमारे पास वही यही वाली फॉर्म वापस आ गई, एफ इज़ इक्वल टू एम डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो एफ इज़ इक्वल टू एम डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी हमने यहाँ पे लिख लिया, वापस उसको इस फॉर्म से कन्वर्ट कर लिया। अगर हम वेयर एम डेल्टा वी इज़ द चेंज इन मोमेंटम, अभी हमने बताया था कि एम डेल्टा वी जो है वो किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम को किससे शो किया जाता है, पी से, चेंज को हम इस डेल्टा से शो करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास 3.5 गिव द वैल्यू ऑफ द फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो अब हम ये जो एम डेल्टा वी है ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी के। सिंपल है, सिंपल मोमेंटम किसके इक्वल होता है, सिंपल पी जो है वो इक्वल होता है एम वी के, मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। और अगर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, डेल्टा वी है, तो हमारे पास मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी बन जाएगा। तो वेलोसिटी हमारी डेल्टा वी आई तो मोमेंटम भी हमारा डेल्टा पी बन गया। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। अब हम सिंपल यहाँ पे आपने पुट कर दिया एम डेल्टा वी की जगह डेल्टा पी, तो आपके पास फोर्स किसके इक्वल आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल। ठीक है, यानी डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के। गिव द वैल्यू ऑफ फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो फोर्स को हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो इक्वेशन 3.6 जो है, सॉरी जी, तो इक्वेशन 3.6 जो है सजेस्ट टू डिफाइन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, एफ इज इक्वल टू एम में, यानी फोर्स प्रोडक्ट होती है मैस और एक्सेलरेशन का, उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं मोमेंटम के लिहाज से,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, डेल्टा पी, रेट क्या इंडिकेट कर रहा है, ये चेंज इन मोमेंटम, और रेट डेल्टा टी। जब भी डेल्टा टी आए तो उसे हम रेट में कंसीडर करते हैं टाइम के लिहाज से जब एक्सप्लेन करना हो। तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अब ये आगा खान जो बोर्ड के बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि ये एक्सप्लेनेशन आपके पास पेपर में आई थी कि आप एक्सप्लेन करें कि किस तरह से फोर्स जो है वो इक्वल है चेंज इन मोमेंटम के। फोर्स किस तरह से इक्वल है चेंज इन मोमेंटम के। तो सिंपल सी आपने ये जो है डेरिवेशन करनी थी कि ए जो है वो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी के इक्वल है और एफ इक्वल है एम ए के। तो ए की जगह जब आपने डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी पुट करना था, एम ने मल्टीप्लाई होना था, तो एम डेल्टा वी किसके इक्वल होता है, डेल्टा पी के, यानी चेंज इन मोमेंटम के। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन जो है एम डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, इसको आपने चेंज कर देना था एफ इज़ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो ये आपके पास फोर्स इन टर्म ऑफ चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम में आपने एक्सप्रेस कर देना था फोर्स को। तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है अ क्रिकेटर ड्रॉ हिज हैंड्स बैक टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द बॉल बाय द इंक्रीजिंग द टाइम। ठीक है, जब हम कैच पकड़ते हैं अक्सर तो हाथ को पीछे की तरफ जो है वो खींचा जाता है, उससे क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ द टाइम जो है वो डिक्रीज़ किया जाता है। जी, इम्पैक्ट ऑफ टाइम को जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। जिस तरह के फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट हैं जो कि टूट जाते हैं इजीली अगर उन्हें उनका मोमेंटम यकदम से चेंज हो, उन पर कोई फोर्स लगे, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको सॉफ्ट मटेरियल से पैक किया जाता है। दीज मटेरियल रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्विक चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट इज ग्रेटली रिड्यूस। स्पेशल मटेरियल लाइक स्टायरोफॉर्म, corrugated cardboard शीट्स, बबल रैप आर यूज्ड फॉर द पैकेजिंग ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद जो है नंबर 2 पे क्रम्पल जोन को एक्सप्लेन किया गया है। क्रम्पल जोन क्या है, बेसिकली ये कार के वो पार्ट्स हैं जिनके अंदर मतलब इतना हार्ड लोहा या इतने हार्ड मटेरियल को इस्तेमाल नहीं किया जाता, ताकि जब अगर कोई एक्सीडेंट हो तो वो इस तरह से क्रम्पल हो के जो फोर्स है उसको ऑब्जॉर्ब कर ले। और जो हार्ड मटेरियल है वो अंदर कैबिन के अंदर यूज़ किया जाता है ताकि यहाँ पे जो भी पैसेंजर है उसको चोट ना लगे और ये वाला एरिया जो है वो क्रम्पल ना हो, क्योंकि अंदर पैसेंजर भी जो हैं वो साथ क्रश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मोस्टली जो है वो एंड पे और स्टार्ट पे, फ्रंट पे और बैक पे जो है ये क्रम्पल्ड जोन बनाए जाते हैं गाड़ियों के अंदर। क्रम्पल जोन वर्क बाय मैनेजिंग क्रैश एनर्जी अब्जॉर्बिंग विद इन द आउटर पार्ट्स ऑफ द व्हीकल रेदर देन बीइंग डायरेक्टली ट्रांसमिटेड टू ऑक्यूपेंट्स। दिस इज अचीव्ड बाय कंट्रोल्ड वीकलिंग ऑफ आउटर पार्ट्स। ठीक है, कंट्रोल करके मतलब एक कंट्रोल हद तक जो है बाहर वाले पार्ट्स को वीक किया जाता है और इसके थ्रू जो है वो क्रम्पल जोन बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है। अब हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। अ बुलेट ऑफ मैस 15 ग्राम इज फायर्ड बाय अ गन। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज़ 150 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द मोमेंटम। अब मोमेंटम हमने फाइंड आउट करना है, बहुत ईजी है, हमें फार्मूला आता है, मैस हमें गिवन है, उसके साथ साथ वेलोसिटी भी गिवन है, तो मोमेंटम इज़ इक्वल टू एम वी। तो मैस को मल्टीप्लाई कर दिया हमने वेलोसिटी के, और हमने मैस को जो है वो ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है क्योंकि ऐसा यूनिट ये है। और उसके बाद जो है इसको करने की क्या तरीका है जी, ग्राम को अगर आपने केजी में कन्वर्ट करना है डिवाइड बाय 1000 कर दें। ठीक है, 2000 से डिवाइड करेंगे तो 0.015 आ जाएगा। एक केजी के अंदर 1000 ग्राम होते हैं इसलिए। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास मोमेंटम आ गया 2.25 केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 3.4, इसको भी देख लेते हैं एक बार। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मैस 160 ग्राम इज हिट बाय अ बैट। द बॉल लीव द बैट विद अ वेलोसिटी ऑफ 52 मीटर पर सेकेंड। इफ द बॉल स्ट्राइक द बैट विद अ वेलोसिटी ऑफ 28, माइनस है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, बिफोर हिटिंग द फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द बैट। द बॉल रिमेन इन द कॉन्टैक्ट विद द बैट फॉर 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेकेंड। तो सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम डाटा वो वाला अलग करेंगे जो गिवन है, जैसा कि मैस ऑफ बॉल ग्राम में दिया है, केजी में कन्वर्ट किया 1000 से डिवाइड करके, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम ऑफ कांटेक्ट गिवन है, एवरेज फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि फोर्स इक्वल होती है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे हमने चेंज इन मोमेंटम का लिखा एम डेल्टा वी को वी एफ माइनस वी आई लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, मैस हमने पुट किया
इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है, डिवाइडेड बाय टी कर दिया और हमारे पास फोर्स आ गई 3200 न्यूटन। ठीक है, तो 3200 न्यूटन हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास मोमेंटम और जो हमारे पास और इम्पल्स का कॉन्सेप्ट। तो और इसके साथ साथ ये न्यूमेरिकल थे। आई होप सो आपको समझ आए होंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम को समझा है, अब हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझना है। तो वैसे ही मैं शॉर्ट नोट से पहले इसको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद जो है हम यहाँ से बुक से इसका ओवरव्यू भी लेंगे। जी, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने से पहले हमें सिस्टम का पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या है। अ सिस्टम इज़ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम इट इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो कोई भी ग्रुप है या कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे हम सिस्टम बोलते हैं, और अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो स्टेटमेंट है उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड, यानी कि द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो जितना मोमेंटम पहले है कोलिजन से उतना ही आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम रहेगा। अब मैथमेटिकली इस चीज़ को समझते हैं। यूँ सपोज कर लें कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो बॉल्स हैं, एक का मैस m1 है और एक का मैस m2 है और मूव कर रही हैं स्ट्रेट लाइन में और वेलोसिटी v1 है और v2 है रिस्पेक्टिवली। और अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि दोनों बॉलों में से अगर बॉल 1 की वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो बॉल 2 से जाके हिट करेगी। बुक से मैं जो है वो फिगर बने हुए हैं वहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ डेरिवेशन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो बॉल्स हैं, एक m1 है एक m2 है, और दोनों जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, लेकिन m1 वाली जो बॉल है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे बताया गया है वेलोसिटी 1 जो है वो ज़्यादा है वेलोसिटी 2 से। जो फर्स्ट मैच वाली बॉल है वो जाके हिट कर रही है सेकंड मैच वाली बॉल को। ठीक है, तो इस तरह से दोनों जो हैं वो कोलाइड हुए हैं रिस्पेक्टिवली आफ्टर कोलिजन। देन द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, अगर हम टोटल मोमेंटम सिस्टम का देखें बिफोर कोलिजन तो m1 v1 प्लस m2 v2 के इक्वल है। मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है ना। तो इसका मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट प्लस इसका मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन। अगर हम टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे दोनों कोलाइड किए हैं। ठीक है, और अब हमारे पास जो वेलोसिटी है हमने उसके ऊपर बार्स लगा दी हैं कि अब जो न्यू वेलोसिटी है दोनों की वो बार की शक्ल से हमने रिप्रेजेंट कर दी। मैसेज तो चेंज नहीं हुए, तो मैस वही रहे m1 v1 बार और m2 v2 बार। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो हमें क्या कहता है? इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन आइसोलेटेड सिस्टम द फाइनल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इट्स मीन जो इनिशियल टोटल मोमेंटम था वो फाइनल के इक्वल होना चाहिए, तो हमने यूँ ही लिख लिया। इस साइड पे हमने बिफोर कोलिजन का मोमेंटम लिख लिया और इस साइड पे हमने आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम जो है वो लिख लिया। टू एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल लेट अस कंसीडर कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल बॉल्स इन विच द सेकंड बॉल इज एट रेस्ट। अब लेट्स से कि दो बॉल्स हैं, इनमें से एक जो है वो रेस्ट में है और एक जो है वो मूव कर रही है। व्हेन देयर इज कोलिजन ऑफ टू बॉल देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम फ्रॉम वन बॉल टू अनदर। जब ये दोनों कोलाइड करेंगी, ये रेस्ट में है और ये मूव कर रही है। ठीक है, जब ये इसके साथ जाके कोलाइड करेगी द बॉल एट रेस्ट गेन मोमेंटम, तो जो रेस्ट में थी ज़ीरो वेलोसिटी थी जिसकी, वो मोमेंटम गेन करेगी, यानी उसमें वेलोसिटी आ जाएगी। और द जी मूविंग देयर द स्ट्राइकिंग बॉल स्लो डाउन, और जो स्ट्राइक हुई है बॉल वो स्लो डाउन हो जाएगी। इफ़ द बॉल आर आइडेंटिकल वी विल ऑब्जर्व दैट देयर इज़ अ टोटल ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम। और अगर तो आइडेंटिकल बॉल्स होंगी, एक जैसी ही बॉल होंगी, तो हम देखेंगे टोटल ट्रांसफ़र हो जाएगा मोमेंटम। द स्ट्राइकिंग बॉल कम टू द रेस्ट एंड द अदर बॉल स्टार्ट मूविंग विद द सेम स्पीड। तो हम ये भी देखेंगे कि जो स्ट्राइक हुई थी बॉल वो रुक जाएगी, वो रेस्ट में इसकी पोजीशन ले लेगी और जितना भी अपना मोमेंटम है वो इसमें ट्रांसफ़र करेगी और ये उसकी उसी वेलोसिटी से ट्रैवल करना शुरू कर देगी बॉल 1 वाली। तो टोटल मोमेंटम जो है उसके अंदर जो है वो आपने देखा कि ट्रांसफ़र हो गया। It means the second ball gain momentum equal to that lost by the first one. If the first ball stop after collision, the second ball move with the momentum of the first ball. This suggests that the total momentum of two ball after collision and remain the same as total momentum before collision. अब हमने ये ऑब्जर्व किया
कंडीशन भी हमें यही कह रही थी कि पहले जितना मोमेंटम है, पहले कितना है, एक बाल का मोमेंटम है, दोनों एक जितनी है, मैथ से सेम है, तो इसके अंदर वेलोसिटी का कंपोनेंट है, इसके अंदर वेलोसिटी ज़ीरो है। तो जब ये आके इससे टकराई तो ये हम इस साइड पे लिख लेंगे। जब ये इससे टकराई तो अब ये वाली जो फर्स्ट बाल है वो ज़ीरो हो गया उसका मोमेंटम, और दूसरी बाल का वही मोमेंटम बन गया। तो इधर अगर हम लिखें तो सिचुएशन क्या थी कि फर्स्ट बाल का कुछ ना कुछ मोमेंटम था, लेट्स से 5 मोमेंटम था, और सेकंड का v ज़ीरो होने की वजह से ज़ीरो था। आफ्टर कोलिजन अगर देखें तो फर्स्ट का ज़ीरो हो गया और दूसरी का 5 हो गया, क्योंकि इसका टोटल मोमेंटम यानी वेलोसिटी उसमें ट्रांसफ़र होगी। तो ये हमारे पास लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। नेक्स्ट अगर हम देखें, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू मैक्रो ऑब्जेक्ट बट आल्सो फॉर माइक्रो ऑब्जेक्ट लाइक एटम एंड मॉलिक्यूल। तो ये माइक्रो ऑब्जेक्ट्स तक जो है ये एप्लीकेबल है। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो है वो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन एग्जांपल है, बुलेट ऑफ मास m1 इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास m2, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द गन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट v1 जस्ट आफ्टर फायरिंग। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो इसको समझते हैं कि क्या इसमें कहा क्या जा रहा है। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि बुलेट का मास m1 है और गन का m2 है, और वेलोसिटी जो थी वो हमने फाइंड आउट करनी है। बुलेट की उन्होंने बता दी है v1 है जस्ट आफ्टर फायरिंग, तो गन की क्या होगी। तो बिफोर फायरिंग द वेलोसिटी ऑफ बुलेट एज वेल एज द गन वाज ज़ीरो। ठीक है, बिफोर फायरिंग दोनों जो हैं वो स्टेशनरी थी, रुकी हुई थी, गन भी और गन के अंदर बुलेट भी। और आफ्टर जो है टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन वाज आल्सो ज़ीरो। तो आफ्टर भी ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये कहता है आफ्टर फायरिंग द बुलेट मूव फॉरवर्ड विद वेलोसिटी v1 वेयर एज द गन मूव विद वेलोसिटी v2। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग हम देख लेते हैं, वो हमें पता है ज़ीरो के इक्वल है, क्योंकि ना तो बुलेट मूव कर रही थी ना गन। और अब जो नेक्स्ट है टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग अगर हम देखें तो उसमें m1 मैस है उसका गन का और वेलोसिटी है गन की, और m2 मैस है बुलेट का और वेलोसिटी है बुलेट की। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो ये इस साइड पे तो ज़ीरो है, तो ये इधर दोनों प्लस हो रही हैं, तो इसको उठा के उधर भेजेंगे तो सॉरी m1 v1 को उधर भेज दें तो उधर आके नेगेटिव m1 v1 हो जाएगी। तो सिंपल हमने हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ना, तो v2 अब इसकी हमने फाइंड आउट करना है, m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा m2। तो हमारे पास v2 के लिए फार्मूला बन गया। अब जस्ट हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। द नेगेटिव साइन इन दिस इक्वेशन इंडिकेट दैट द गन मूव बैकवर्ड ऑपोजिट टू द बुलेट, दिस इज बिकॉज ऑफ बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन, दैट द शूटर गेट अ जर्क ऑन हिज शोल्डर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 3.6। 3.6 को देखें तो इसमें बताया जा रहा है बॉल ऑफ मास 3 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड collide with a stationary ball of mass 2 kg, then both of them move together. If the friction is negligible, find out the velocity with which both the balls will move after collision. तो अब यहाँ पे पहले ऊपर हमें जो है वो वैल्यूज़ नहीं थी दी गई, यहाँ पे हमें जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे दी गई हैं। तो पहले हम डाटा देख लेते हैं जो हमें गिवन है। मैस हमें दिया गया फर्स्ट बॉल का 3 kg है, सेकंड और फर्स्ट बॉल की जो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है वो v1 है। मैस हमें सेकंड बॉल का दिया गया है, वेलोसिटी हमें सेकंड बॉल की नहीं दी गई। द वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉल आफ्टर कोलिजन ये भी नहीं दी गई। टोटल मैस ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन जो है वो क्या होगा m1 प्लस m। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इसी चीज़ को अब आपने जो है वो जहन में रखना है। तो फाइंड आउट करते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, m1 प्लस m मल्टीप्लाई बाय v। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि वेलोसिटी जो है वो सिर्फ एक ही क्यों है, दोनों m1 के साथ v और m2 के साथ जो है v अलग अलग से क्यों नहीं लिखी गई। तो इसके रीज़न ये है कि वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया गया है, उन्होंने पूछा ही हमसे ये है फाइंड आउट द वेलोसिटी विद विच बोथ द बॉल्स विल मूव आफ्टर कोलिजन, यानी दोनों बॉल जो हैं वो सेम वेलोसिटी के साथ आफ्टर कोलिजन मूव करेंगी। तो इस वजह से दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम है, m1 v है और m2 v है। तो हम v को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे m1 प्लस m2 बच जाएगा। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज़ को पुट किया। पहली बॉल जो है वो 3 kg की है, उसकी वेलोसिटी 5 है, प्लस उस वक्त जो मैस 2 वाली है बॉल वो वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है, जिसकी वजह से वो पूरे की पूरी टर्म ही ज़ीरो हो जाएगी मैस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होके।
सेकेंड साइड पे अगर आप देखें तो m1 हमारे पास 3 kg है, m2 जो है वो 2 kg है और वेलोसिटी अभी हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 + 2 5 kg आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 15 से डिवाइड होके 3 रह जाएगा, ठीक है। 5 3 = 15, इधर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया है सिंपल। तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है। इस वेलोसिटी से दोनों बाल जो हैं वो मूव करना शुरू कर देंगी। तो जी, तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।